कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े लग्जरियस मैंशन से, जहां हमें ये दिखता है कि छोटी-छोटी लड़कियों को अमीर बुड्ढों आदमियों के सामने ऑक्शन किया जा रहा था। और सच बताऊं, ये सारे के सारे आदमी चलते-फिरते क्रीपी कॉफिन्स लग रहे थे, जिन्हें देखकर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन इस ठंडी और बेरहम दुनिया में इंसानियत की नहीं, सिर्फ पैसे की वैल्यू है। वहीं एक काले बालों वाली छोटी-सी लड़की अपनी किस्मत पर रो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि भगवान ने इतनी क्रूएल दुनिया में उसे क्यों भेजा। तभी एक खूबसूरत सी सिल्वर हेयर्ड लड़की, जिसका नाम डिया होता है, वो उसे शांत कराते हुए बोलती है, उसे सुंदर दिखना होगा और रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर डिया का नाम स्टेज पर अनाउंस होता है और वो हल्की सी हमिंग करते हुए खुशी-खुशी वहाँ चली जाती है। जिसके बाद ऑक्शन का होस्ट उसे आज का स्पेशल प्रोडक्ट बताता है, जिसकी बिडिंग की शुरुआत सीधा $10 मिलियन से होती है। और हमें ये दिखता है कि ऑलमोस्ट हॉल का हर आदमी डिया के लिए बिड लगाने लगता है, क्योंकि सबको अपने घर एक सिल्वर हेयर ब्यूटी गर्ल चाहिए। लेकिन डिया के चेहरे पर बस एक हल्की सी स्माइल होती है। वो अपने मैजिक यूज कर कर पहले तो अपने हैंडकफ की बनाती है और अगले ही सेकंड अपने मैजिक से एक राइफल क्रिएट कर लेती है। उसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट किए वो पूरे हॉल में फायरिंग शुरू कर देती है। पूरे मेंशन में केओस मच जाता है। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, जबकि गार्ड्स डिया को रोकने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। वहीं ड्रेसिंग रूम में बाकी लड़कियां समझ नहीं पा रही होती अचानक बाहर क्या हो गया। लेकिन तभी एक लड़की, जिसका नाम टाट होता है, जो मेड बनकर छुपी थी, एक गार्ड के सर पर बोतल तोड़ देती है और उसे वहीं नॉकआउट कर देती है। जैसे ही वो मुड़ती है, उसके सामने डोरवे पर दो और गार्ड्स नाइफ लेकर खड़े होते हैं। टाट डिसाइड करती है कि अब मजाक का टाइम खत्म हो गया है। वो सीधा अपने पीछे से एक स्पेयर निकालती है और सीधा उन दोनों गूंस की बैंड बचा देती है। वो उन गार्ड्स के हर अटैक को एफर्टलेसली डॉज कर रही होती है और कुछ ही सेकंड में दोनों को हरा भी देती है। फिर वो कीज उठाकर बाकी लड़कियों की तरफ फेंक देती है और उन्हें वहां से भागने को बोलती है, जबकि वो खुद जल्दी से जल्दी मेन हॉल की तरफ दौड़ पड़ती है। उधर डिया हर एक इंसान पर गोली मार रही होती है। उसके सामने जो आ रहा होता है, वो उसे गोलियों से भूनने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी नजर उस चीफ पिंप लेडी पर पड़ती है, जिसने उसके विलेज को बर्बाद कर कर सब लड़कियों को किडनैप किया था। डिया तुरंत उस पर शॉट लेने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से हमें ये दिखता है कि डिया पर एक तलवार का वार होता है, जिसे वो मुश्किल से ही अपनी राइफल से ब्लॉक कर पाती है और जमीन पर गिरती है। तब उसे समझ आता है कि ये गार्ड भी मैजिकल पावर रखता है। लेकिन उसके दोबारा अटैक करने से पहले ही टाट वापस आ जाती है और अपने स्पेयर से उस गार्ड को बिजी रख लेती है। लेकिन धीरे धीरे और गार्ड्स आने लगते हैं। तब टाट उसे पहले धकेलती है और अपने रिवॉल्वर निकालकर एक एक कर कर सबको उड़ाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में डिया और टाट दोनों स्टेज पर साथ खड़े होते हैं, वेपन्स रेडी के साथ। लेकिन हमें ये दिखता है कि गार्ड्स की तादाद सच में बहुत ज़्यादा होती है और सिर्फ वो दो लोग अकेले, उनसे लड़ना ऑलमोस्ट मुश्किल लग रहा होता है। तब डिया डिसाइड करती है कि अगर उन्हें जिंदा बाहर निकलना है तो उन्हें एक लार्ज स्केल मैजिक अटैक यूज करना पड़ेगा। वो टाट को एनिमीज को रोकने को बोलती है और खुद स्पेल चैंट करना शुरू कर देती है। और टाट खुद भी फुल अमेरिकन हाई स्कूल एक्शन हीरोइन जैसी एनिमीज को बार बार ब्लास्ट करने लगती है, जबकि डिया पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने मैजिक स्पेल पर फोकस करती है। और कुछ ही मोमेंट बाद एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ मेंशन की दीवार टूट जाती है, जिससे उन्होंने अपने लिए एक परफेक्ट एस्केप रूट बना लिया होता है। मेंशन के बाहर आकर जंगल के एज के पास एक मास्टर असैसिन, जिसका नाम लूग है, अपनी स्नाइपर राइफल के साथ कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो पूरा कार्नेज देखकर समझ जाता है कि उनका गेस्ट बिल्कुल सही था। मेंशन की मिस्ट्रेस ही वो कल्प्रेट थी जो विलेज पर अटैक करवाती थी, उन्हें जला देती थी और खूबसूरत लड़कियों को उठाकर ले जाती थी। अब लूग के पास इनफ एविडेंस है और वो टारगेट को एक्सिक्यूट करने का डिसीजन ले लेता है। और फिर लूग अपनी मैजिकल आई एक्टिवेट करता है, जो बेसिकली वॉल हैक की तरह काम करती है और उसकी मदद से वो मेंशन की मिस्ट्रेस को ट्रैक कर लेता है, जो एक रूम में दूसरों से भाग रही होती है अपनी मौत से बचने की कोशिश में। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसकी किस्मत ऑलरेडी सील हो चुकी है। अगले ही सेकंड लूक ट्रिगर दबा देता है और एक क्लीन हेडशॉट के साथ बिना स्कोप के वो औरत को उड़ा देता है। ये मोमेंट उसके प्रीवियस लाइफ की याद दिला देता है, जब वो अर्थ पर एक लेजेंडरी मास्टर असैसिन हुआ करता था और अपने ट्रेनी के साथ ड्रग डीलर्स को खत्म करने का मिशन पर गया था। उसकी एक्यूरेसी इतनी इंसेन होती है कि वो एक के बाद एक एनिमीज को शूट करता जाता है, चाहे वो कार्स के पीछे हो या दीवारों के पीछे। और ऐसे ही कुछ आदमियों को असैसिनेट करने के बाद लूक अपने इक्विपमेंट पैक करता है और वापस जाने लगता है। तब उसकी ट्रेनी उसे कहती है कि वो बाकी माफिया मेंबर्स को भी फिनिश कर सकता है, लेकिन लूक सीधा जवाब देता है कि उन्हें सिर्फ 6 लोगों को मारने का ऑर्डर दिया था, जो वो पूरा कर चुका है।
और उसका काम खत्म हो चुका है। लड़की थोड़ा आर्ग्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूक उसे चुप रहने को बोलता है और समझाता है कि ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल सिर्फ माफिया के टॉप मेंबर्स को रिप्लेस कराना चाहती है और लूक को वो नहीं करना जो उनके ऑर्डर में ना दिया गया हो। यह सुनकर लड़की चुप हो जाती है और कार में बैठ जाती है। लेकिन तभी लूक आसमान में एक अनमैन्ड ड्रोन को देख लेता है। ड्रोन देखते ही लूक का हार्ट बीट तेज हो जाता है और वो तुरंत कार में बैठकर निकल पड़ता है। वो लड़की को बोलता है कि वेपन्स रेडी रखे, क्योंकि बहुत जल्द उनका शिकार किया जाने वाला है। और बिल्कुल वैसा ही होता है। कुछ ही देर में मिलिट्री सोल्जर एक के बाद एक बड़े कॉन्वॉय हमवीज के साथ उनके पीछे लग जाते हैं और उनकी कार पर हैवी फायरिंग शुरू कर देते हैं। कार तुरंत फ्लेम्स में उड़ जाती है, लेकिन सोल्जर्स को पता नहीं होता कि लूक लास्ट मोमेंट पर मूविंग व्हीकल से जंप कर ऑलरेडी बच निकला है और उसने अपनी फेक डेथ क्रिएट कर ली थी। लूक लड़की की इंजर्ड लेग को बैंडेज लगाता है और उसे रेस्ट करने को बोलता है, क्योंकि सुबह होते ही उन्हें वापस मूव करना होगा। रेस्ट करते वक्त वो लड़की लूक से पूछती है कि आखिर वो असैसिन बना ही क्यों। तब लूक बताता है कि उसका जन्म ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुआ था और बचपन से ही उसे उन्होंने दुनिया का ग्रेटेस्ट असैसिन बनाने की ट्रेनिंग की थी। बातें करते करते दोनों किसी रैंडम वीगनिज्म टॉपिक पर आर्ग्यू करने लगते हैं और फिर लूक मजाक मजाक में उसे ये कहता है कि किचन में तो सिर्फ औरत की जगह होती है और लूक यही लेक्चर उसे देने लगता है। साथ ही उसके सर पर गन पॉइंट कर देता है। लड़की शॉक हो जाती है, क्योंकि अपनी क्लास की टॉप असैसिन होने के बावजूद उसे पता नहीं चला कि ये बुढ़ा उस पर गन तान चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लूक तो उसकी खुद की पिस्टल भी उसे क्वाइटली चुरा चुका है। लूक उसे समझाता है कि वो उसकी पिस्टल इसलिए निकाल पाया क्योंकि उसने उस पर ट्रस्ट किया और एक असैसिन के लिए ये बहुत बड़ी वीकनेस होती है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन ही उसे ये ऑर्डर दे दे कि सब एविडेंस मिटाने के लिए उस लड़की को मार दे। कंप्लीटली आउटक्लास करने के बाद लूक फाइनली अपनी गन उसके सर से हटा देता है और उसकी पिस्टल वापस उसके पॉकेट में डाल देता है। लड़की वहीं शॉक खड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे से अपनी गन निकालती है और दोबारा लूक पर तान देती है। लूक बस कामली बोलता है सो जाओ, लेकिन लड़की धमकी देती है वो सच में गोली मार देगी। तब लूक खड़ा होता है और रिवील करता है कि वो पहले से ही उसकी गन की सारी बुलेट निकाल चुका है और हमें दिखता है कि लूक एक बार फिर उस लड़की को कंप्लीटली आउटक्लास कर देता है। वो फिर से शॉक में एक्सप्रेशन के साथ बस खड़ी रह जाती है, जैसे अब फ्यूचर में सैंडविच बनाने का करियर ही उसके लिए बचा हो। अगली सुबह दोनों फाइनली अपने सेफ हाउस पहुंच जाते हैं, जहां लूक ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करता है। ऑर्गेनाइजेशन उसे फाइनल मिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसके हैप्पी रिटायरमेंट विश करती है और तुरंत जापान वापस आने का ऑर्डर देती है। लूक तो फेक पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट निकालता है और दोनों सक्सेसफुली प्लेन में बोर्ड कर लेते हैं। प्लेन में अपनी सीट पर बैठकर लूक सोच रहा होता है कि रिटायरमेंट के बाद वो अपनी लाइफ कैसे जिएगा और किसके साथ जिएगा। तभी अचानक से प्लेन वॉयलेंटली शेक करने लगता है और न्यूज आती है कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। लूक को सिचुएशन थोड़ा अजीब लगती है, इसलिए वो तुरंत कॉकपिट की तरफ दौड़ता है और वो रास्ते में एयर होस्टेस को भी नॉक कर देता है और कॉकपिट का डोर खोल देता है। अंदर जाकर वो देखता है कि दोनों पायलट्स ऑलरेडी डेड पड़े हुए हैं और कंट्रोल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय है। और तब लूक समझ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसे परमानेंटली डिस्पोज करना चाहती है ताकि उनके कोई लूज एंड ना बचे। अपनी ही किस्मत पर हल्का सा स्माइल करते हुए लूक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो उनके पीछे एक फाइटर जेट भी भेज देती है जो प्लेन को आसमान में ही ब्लास्ट कर देता है। और इसी के साथ लूक अर्थ पर अपनी आखिरी सांसें लेता है। मरते वक्त वो खुद को बिट्रेयल महसूस करता है, लेकिन अचानक वो एक अलग ही दुनिया में अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने एक व्हाइट हेयर गॉडेस खड़ी होती है जो उसका मजाक उड़ाती है और हंस रही होती है। वो बोलती है कि कैसे लूक लेक्चर तो पढ़ देता था कि किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना, पर वो खुद ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट करता था। लूक कंफ्यूज होकर पूछता है कि लड़की जो उसके साथ खेल रही है वो है कौन और आखिर चाहती क्या है। तब गॉडेस बताती है कि वो डेड सोल्स की इंचार्ज है और अब लूक के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो अर्थ पर बिना मेमोरीज के एक नए इंसान की तरह रीइंकार्नेट हो सकता है या फिर अपनी सारी मेमोरीज के साथ एक फैंटेसी वर्ल्ड में जन्म ले सकता है। बस बदले में उसे उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। लूक तुरंत डिसाइड करता है कि उसका अर्थ और वहाँ के सो कॉल्ड वीगन से मन भर गया है, इसलिए वो फैंटेसी वर्ल्ड को चूज करता है और पूछता है कि उसे क्या करना होगा। गॉडेस मुस्कुराते हुए बोलती है कि उसे उस दुनिया के हीरो को असैसिनेट करना होगा जो फ्यूचर में पैदा होने वाला है। ये सुनकर लूक थोड़ा शॉक हो जाता है। तब गॉडेस उसे चिल करने को बोलती है और उसे चाय भी ऑफर करती है, जिसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिरकार उसने फैंटेसी वर्ल्ड ही क्यों चुना। लूक जवाब देता है कि अर्थ पर उसका जन्म सिर्फ एक पर्पस के लिए हुआ था, असैसिन बनना। उसे हमेशा बोला गया कि उसके इमोशंस और फीलिंग्स को साइड में रखकर बस किलिंग पर फोकस करे, लेकिन जब वो मरने वाला था तब उसे इस चीज़ का रिग्रेट हुआ कि उसने कभी अपनी मर्जी से जिंदगी ही नहीं जी। फिर वो पूछता है कि जिस हीरो को वो मारने वाला है वो कैसा है। तब गॉडेस सीधा इस नए वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन में ट्रांसफर कर देती है और एक ही इंस्टेंट में लूक को उस फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ लोगों के पास अलग अलग मैजिक एबिलिटी और फिजिकल स्किल्स होती है जो अर्थ के हिसाब से तो कम्प्लीटली सुपरनेचुरल है, और इन सब के बीच में हीरो के पास तो लेजेंडरी लेवल की पावर्स और स्किल है
जो उसे मारने के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज बना देती है। लेकिन अभी तक के हिसाब से हीरो एक अच्छा इंसान लगता है जो दुनिया के लिए गुड डीड्स कर रहा है। लूक पूछता है कि फिर गॉडेस उस हीरो को क्यों मरवाना चाहती है। तब वो बताती है कि हीरो धीरे धीरे इतना पावरफुल हो जाएगा कि एक दिन डीमन किंग के साथ फाइनल बैटल में लड़ेगा। उस फाइट में डीमन किंग हार जाएगा और हीरो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगा। लेकिन 1 या 2 साल के बाद उसकी पावर उसके दिमाग पर चढ़ जाएगी और वो डीमन किंग से भी ज़्यादा रूथलेस बन जाएगा और वही इस दुनिया का एंड की वजह बनेगा। इसी फ्यूचर को रोकने के लिए वो खुद लूक को ये मिशन दे रही है। लूक मिशन एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन बोलता है उसे स्ट्रॉन्ग स्किल भी चाहिए ताकि काम थोड़ा इजी हो। गॉडेस मान जाती है और उसे एक ह्यूमन के लिए पॉसिबली बेस्ट स्टेट्स देती है। साथ ही साथ वो एक की जगह 5 स्किल्स भी देती है। वो लूक को अपनी स्किल चूज करने को देती है। सब चूज करने के बाद वो वार्न करती है कि इस दुनिया के नॉर्मल ह्यूमन के पास सिर्फ एक स्किल होती है लेकिन हीरो के पास 30 से भी ज्यादा स्किल्स हैं। इसीलिए केयरलेस होना उसके लिए बहुत ही बड़ी गलती साबित हो सकती है। लूक केयरफुली काम करने का प्रॉमिस करता है और उसके बाद उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। इस नए वर्ल्ड में लूक एक एरिस्टोक्रेट फैमिली से जन्म लेता है जो नोबल असैसिन्स की फैमिली होती है। उनकी खूबसूरत मदर का नाम एर्सी होता है और उसके फादर का नाम सीएन होता है जो एक मास्टर असैसिन होता है। कुछ साल बीत जाते हैं और ल्यूक एक केपेबल यंग बॉय बन जाता है। वो हर सुबह हंटिंग पर जाता है और सीख लेता है कि शिकार करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, प्रे को हेडशॉट से मारना ताकि उसे पता भी न चले कि उसका शिकार हो रहा है। इससे मीट का फ्लेवर बेस्ट प्रिजर्व होता है। लूक एक और रैबिट को सक्सेसफुली हंट कर घर लाता है, उसे क्लीन करता है और इस बार वो कुछ नया ट्राई करने का डिसाइड करता है। उसकी मॉम कंप्लेन करती है कि उसे अपने बेटे के लिए कुकिंग करने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन लूक कैजुअली बोल देता है कि अब वो ऐसे डिश बनाएगा जो गॉर्डन रैमसी को भी इम्प्रेस कर देगी। वो रैबिट के मीट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देता है और साथ ही दिमाग में उसके न्यूट्रिशन कैलकुलेट भी करता है, बिल्कुल एक जिम रैट की तरह। वो सोचता है कि रैबिट मीट परफेक्ट प्रोटीन का सोर्स होता है क्योंकि उसमें फैट भी कम होता है। बस ये प्रॉब्लम होती है कि टेस्ट थोड़ा गेमी होता है, इसलिए वो उसमें काफ़ी हर्ब्स और ड्राई मशरूम ऐड करता है। सब कुछ प्रेशर कुकर में डाल देता है। जब तक वो कुक हो रहा होता है तब तक लूक एक बहुत ही स्पेशल सॉस बनाना स्टार्ट कर देता है जो उसने एक बार एक मास्टर शेफ कॉन्टेस्ट में बनाकर सीखा था ताकि वो अपने टारगेट के और भी ज्यादा क्लोज हो सके। शायद वो टारगेट वही गंजा इडियट जज था जिसे खाने का बिल्कुल समझ नहीं था। फाइनली लूक अपनी क्रीम सॉस स्टू में ऐड करता है और डिश फैमिली को सर्व करता है और सरप्राइजिंगली सबको वो खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसकी मदर तो इतनी इंप्रेस हो जाती है कि वो लूक से ये बोलती है कि इस डिश को तो रेस्टोरेंट में सर्व करना चाहिए। और ऐसे ही कुछ देर बाद उसी शाम लूक के फादर उसे रूटीन चेकअप के लिए ट्रेनिंग रूम पर बुलाते हैं और ऑब्वियसली लूक तुरंत अपने फादर के ऑर्डर को फॉलो करता है। जिसके बाद सीएन लूक के बोन्स, मसल और जॉइंट चेक करता है ताकि कंफर्म हो सके कि उसकी बॉडी प्रॉपर्ली डेवलप हो रही है या नहीं। तब पता चलता है कि लूक की फैमिली सिर्फ असैसिन ही नहीं बल्कि किंगडम के रॉयल डॉक्टर्स भी हैं। लेकिन असली गेम तो पर्दे के पीछे चलता है। ये लोग डॉक्टर का स्टेटस क्लेम कर कर अपने टारगेट के पीछे आते हैं और फिर उन्हें क्वाइटली असैसिनेट कर देते हैं। सीएन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर होता है और लूक को हीलिंग टेक्निक से लेकर असैसिनेशन मेथड सब कुछ सिखाता है। साथ ही सेल्थ, स्ट्रेंथ, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और वेपन ट्रेनिंग भी चलती रहती है। और ऑनेस्टली ये सब लूक के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट था क्योंकि उसने अभी हीरो को मारने की ट्रेनिंग सीक्रेटली हाइड कर रखी थी। बॉडी चेक कंप्लीट करने के बाद सीएन उसे दोबारा कपड़े पहनने को बोलता है और उसकी रिकवरी की तारीफ भी करता है। लेकिन फिर वो एक ऐसी बात बोलता है जो लूक को अंदर से एक्साइट कर देती है। सीएन कहता है कि शायद वो अब सर्जरी के लिए रेडी है और तब रिवील होता है कि उनकी फैमिली के पास एक सीक्रेट वेपन भी है। लूक के फादर और उनके पूर्वज एक स्पेशल सर्जरी से गुजरते हैं जो उनकी आंखों को एक डेडली वेपन में कन्वर्ट कर देता है और सर्जरी के बाद वो माना को देख सकते हैं। डार्कनेस में भी उन्हें बेटर विजन मिलता है और कई 100 मीटर दूर की चीजें वो क्रिस्टल क्लियर तक देख सकते हैं। लूक तो कब से इस मोमेंट का वेट कर रहा होता है, इसीलिए वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए सर्जरी के लिए एग्री कर देता है। सर्जरी के बाद लूक को कुछ दिनों तक ब्लाइंडफोल्ड पहनकर रहना पड़ता है, लेकिन जब फाइनली वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने दुनिया बिल्कुल अलग नजर आती है, जैसे किसी ने ग्राफिक्स में अल्ट्रा एचडी डाल दिया हो। वो अपने फादर की तरफ देखकर नोटिस करता है कि अब वो अपने फादर की बॉडी में तैरता हुआ माना तक देख सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी खुद की बॉडी से निकलता हुआ माना भी उसे क्लियरली विजिबल होता है। तब उसके फादर बताते हैं कि फाइनली उन्हें एक टीचर मिल गया है जो उसे मैजिक सिखा सकता है और ये सुनकर लूक सच में बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद से ही उसे मैजिक सीखने का सपना था। आखिरकार वो दिन ही आ जाता है जब लूक अपने मैजिक टीचर से मिलने वाला होता है, लेकिन किसी अजीब रीजन की वजह से उसकी मॉम उसे पूरा क्रॉस ड्रेसिंग फेम बॉय बनाकर रेडी करती है। मतलब बंदा मैजिक सीखने तो जा रहा है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। ये समझाना मुश्किल था। खैर
लूक और उसकी फैमिली टीचर को वेलकम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और लूक तो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कोई बुड्ढा प्रोफेसर टाइप का आदमी आएगा जिसका नाम डेफिनेटली एप्स्टीन फाइल में होगा। लेकिन क्योंकि ये एनिमे है तो ऑब्वियसली उसकी टीचर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिल्वर हेयर्ड वाली लड़की होती है जो डिया निकलती है। लूक उसे देखकर ज़्यादा इंप्रेस नहीं होता और सोचता है कि क्या सच में ये केपेबल भी है, और डिया उसका डाउट इंस्टेंटली सेंस कर लेती है। अपनी पावर्स को प्रूव करने के लिए डिया आसपास एक मैजिक एक्सप्लोजन क्रिएट कर देती है और रिवील होता है कि वो किंगडम के टॉप 5 मेजेस में से एक है। अगले दिन लूक फॉर्मली डिया से इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन डिया उसे बोलती है कि इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उससे सिर्फ 3 साल बड़ी है। फिर वो उसे एक छोटा सा क्रिस्टल बॉल देती है जो माना स्टोर कर सकता है और बोलती है कि अपना सारा माना इसके अंदर पोर कर दो, और लूक फिर से ओबीडियंटली बच्चे की तरह अपना माना ट्रांसफर शुरू कर देता है। डिया पहले उसके माना कैपेसिटी देखकर इंप्रेस हो जाती है, लेकिन उसे तो अभी असली मॉन्स्टर वर्जन देखना बाकी था। कांस्टेंट ट्रेनिंग की वजह से लूक अपनी माना कैपेसिटी को 1000 टाइम्स तक इंक्रीज कर लेता है और वो बिना रुके क्रिस्टल बॉल में माना भरते जाता है। धीरे धीरे क्रिस्टल बॉल ओवरलोड होने लगती है और उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं। डिया पैनिक में चिल्लाती है और लूक को बोलती है कि उस बॉल को जितना दूर हो सके उतना दूर फेंक दो। लूक तुरंत उसे आसमान की तरफ बहुत ही ताकत से फेंक देता है और लिटरली कुछ सेकंड्स के डिफरेंस से ही उनका पूरा मेंशन न्यूक होने से बच जाता है। स्काई में एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन हो जाता है जो दूरों दूरों तक दुनिया हिला देता है और हमें ये दिखता है कि अब डिया खुद अपने स्टूडेंट की पावर से डरने लगी है। तभी ल्यूक के पेरेंट्स वहां भागते हुए आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। डिया तुरंत लूक को बचाने की कोशिश करती है और ब्लेम खुद पर ले लेती है, बोलती है कि उसे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। लेकिन सरप्राइजिंगली लूक के पेरेंट्स गुस्सा होने की बजाय उसकी मैजिकल एबिलिटीज पर प्राउड फील करते हैं। सीएन बोलता है कि उसकी स्पेल काफी इंप्रेसिव थी, लेकिन वो बैटलफील्ड के लिए ज्यादा सूटेबल है। उन्हें लूक को असैसिन बनाना है, इसलिए डिया को ऐसी स्पेल सिखाना जरूरी है जो स्टेल्थ और असैसिनेशन में काम आए। इतना बोलकर वो कामली वहां से चले जाते हैं और उल्टा डिया तो शॉक में पड़ जाती है क्योंकि उसके घर में तो ग्लास टूटने पर भी उसकी पिटाई हो जाती थी। लेकिन तभी लूक कैजुअली डिया से पूछ लेता है कि क्या उसके पास और क्रिस्टल बॉल भी हैं। डिया सीधा मना कर देती है और बोलती है कि यह आइटम बहुत वैल्यूबल है और किसी को भी नहीं दिए जाते। रात को लूक सोच रहा होता है कि और क्रिस्टल बॉल कैसे मिल सकते हैं क्योंकि हीरो को किल करने में ये काफी यूजफुल होंगे। तभी अचानक से डिया उसके रूम को नॉक करती है और अगले ही मोमेंट दोनों एक ही बेड में सो रहे होते हैं। डिया उसे बोलती है कि टीचर होने के नाते वो उसे कुछ भी ऑर्डर कर सकती है और अननेसेसरी ड्रामा अवॉइड करने के लिए लूक चुपचाप उसकी बात मान लेता है। अगले दिन लूक के मैजिक एट्रीब्यूट चेक करने का टाइम आता है। डिया उसे बोलती है कि क्रिस्टल बॉल में थोड़ा सा माना पोर करे। सबसे पहले वो फायर और वाटर एट्रीब्यूट टेस्ट करती है और लोग दोनों में पॉजिटिव निकलता है। डिया को काफी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि ये 2 एलिमेंट्स वाले लोग बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन लोग उसे बोलता है कि बाकी 2 एलिमेंट्स भी चेक कर लो। और जब डिया टेस्ट कंप्लीट करती है तो उसका दिमाग लिटरली हैंग हो जाता है क्योंकि लूक के पास चारों बेसिक एलिमेंट होते हैं। शौक होने के साथ वो इतना टैलेंटेड स्टूडेंट है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। उसके बाद डिया उसे माना को एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स में कन्वर्ट कराना सिखाती है, स्टार्टिंग विद अर्थ एलिमेंट। और इस ट्रेनिंग में ये फ्यूचर पीडीएफ फाइल लूक की काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है। लेकिन सच बताऊं तो लूक को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आ रही होती हैं। डिया की गाइडेंस की वजह से लूक सक्सेसफुली अपने माना को अर्थ एलिमेंट में कन्वर्ट भी कर लेता है और जैसे ही वो ये करता है उसके दिमाग में अचानक एक और स्पेल पॉप हो जाती है। डिया बताती है कि ये पहला स्पेल है जो गॉड ने उसके ब्रेन में ट्रांसफर किया है। प्रॉब्लम ये थी कि लूक उस लैंग्वेज को पढ़ नहीं सकता था, इसलिए डिया उसे एग्जाम्पल देकर समझाती है और सरप्राइजिंगली लूक फर्स्ट ट्राई में ही उसे ऑलमोस्ट परफेक्टली मिमिक कर लेता है। उसके बाद वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता है जब तक वो उस स्पेल को मास्टर नहीं कर लेता। डिया उसकी प्रोग्रेस देखकर बहुत ही खुश होती है और बताती है कि कैसे जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेगा उतना ही नए स्पेल्स गॉड डायरेक्टली उसके ब्रेन में ट्रांसफर करते रहेंगे। लेकिन लूक के दिमाग में अलग ही आइडिया चल रहा होता है। वो डिया से पूछता है कि क्या वो अपने नोन स्पेल लिख सकती है ताकि वो खुद उन्हें कास्ट करने की कोशिश करे। डिया को यह आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, जिसके बाद वो आयरन क्रिएट करने वाला स्पेल लिखती है और शॉकिंगली लूक बिना गॉड के स्पेल ट्रांसफर किए उसे परफेक्टली कास्ट कर लेता है। डिया को यकीन नहीं होता कि उसने पहले कभी भी इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा ही नहीं। वहीं लूक सोचता है कि शायद इस दुनिया में कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो लोगों को नेचुरली ये आइडिया देने का सोचता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, लूक स्पेल लैंग्वेज का मीनिंग नहीं समझता था। वो सिर्फ डिया की प्रोनाउंसिएशन को कॉपी करता था, जो काफ़ी इनएफिशिएंट मेथड था। इसलिए वो डिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो जितनी भी स्पेल जानती है वो उसे लिख कर दे ताकि वो उनकी लैंग्वेज में उसे डिकोड कर सके। डिया डिफरेंट स्पेल लिखना स्टार्ट करती है और लूक नोटिस करता है कि उनमें नंबर्स का पैटर्न रिपीट हो रहा है और कुछ ही मोमेंट में लूक समझ जाता है कि वो नंबर्स फिजिक्स रिलेटेड वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, साइंटिफिक प्रॉपर्टीज।
वो एक्साइटेड होकर डिया को एक्सप्लेन करता है, लेकिन डिया फिजिक्स समझने के लिए इतनी एजुकेटेड नहीं होती। और ऑनेस्ट बताऊं तो हम में सिमिलरिटीज तो है। इसी एनालिसिस के बीच लूक रियलाइज करता है कि वो एक ऐसा गोल्ड क्रिएशन स्पेल बना सकता है जो डिया को भी नहीं पता है। वो डिया को स्पेल लैंग्वेज में रिक्वायर्ड वैल्यूज लिखवाता है, लेकिन जैसे ही डिया उस स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करती है, उसकी बॉडी वीक पड़ जाती है और वो वहीं कोलैप्स हो जाती है। तब लूक खुद वो स्पेल कास्ट करता है और सरप्राइजिंगली बिना किसी प्रॉब्लम के एक सॉलिड गोल्ड ब्रेक क्रिएट कर देता है। तब उसे समझ आता है कि कैसे ये सब उसके बी रैंक स्किल स्पेल वीवर की वजह से पॉसिबल हुआ है, जो उसे नए स्पेल क्रिएट करने की एबिलिटी देता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली लूक को एक बार स्पेल कास्ट करते देखने के बाद डिया भी उस स्पेल को कॉपी कर पाती है और ये देखकर दोनों एक्साइटमेंट से भर जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने मिलकर एक नई स्पेल क्रिएट करने का तरीका ढूंढ लिया है। उसके बाद लूक और डिया साथ में ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के और क्लोज होते जाते हैं। और एक दिन इवेंचुअली लूक इस दुनिया के लिए इंग्लिश की स्पेल क्रिएट करता है और एक पिस्टल जो टंगस्टन बुलेट को शूट करती है वो बनाता है। डिया भी उस स्पेल को क्रिएट कर उसे यूज कर लेती है, लेकिन लूक अभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो और भी ज्यादा डेंजरस वर्जन क्रिएट करता है, एक जाइंट कैनन जो मीलों दूर तक टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकती है। कुछ दिनों बाद डिया टाइटली लूक से चिपक कर सोती है, क्योंकि अगले ही दिन उसे अपने घर वापस जाना था। वो चाहती थी कि वो हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए ल्यूक उसे याद के रूप में उसे टाइटेनियम अलॉय से बनी हुई एक खूबसूरत नाइफ गिफ्ट करता है और रिटर्न में डिया उसे एक रेयर क्रिस्टल बॉल देती है। उसके बाद वो उसे पिंकी प्रॉमिस करवाती है कि जब भी वो लूक को बहुत ज्यादा मिस करेगी तो लूक को उसे मिलने के लिए जरूर आना पड़ेगा। अगले दिन डिया अपने घर के लिए चली जाती है और जैसे ही वो जाती है, सियान डिसाइड करता है कि अब लूक फाइनली उनके फैमिली बिजनेस के डीपर साइड को जानने के लिए काफी स्ट्रांग हो चुका है। वो उसे एक प्रिजन में ले जाते हैं जहां डेथ रो प्रिजनर्स रखे गए होते हैं। साइन बताता है कि क्रिमिनल्स को ट्रेनिंग डमी की जैसे माना जाता है और वो अपने असैसिनेशन स्किल्स उन पर टेस्ट कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ये सुनकर लूक क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि उन्होंने उस इमोशन सप्रेस करके इमोशनलेस स्किनिंग मशीन बनाने की ट्रेनिंग खुद क्यों नहीं दी, क्योंकि फिर वो कभी हेजिटेट नहीं करता। तब सीएन उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता है। वो कहता है कि वो लोग टूल्स नहीं, इंसान हैं। वो किसी को भी सिर्फ ऑर्डर्स मिलने पर नहीं मारते। पहले वो टारगेट के क्राइम इवेलुएट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसे मारना किंगडम के लिए सच में बेनिफिशियल होगा या नहीं, और ये जजमेंट लेने के लिए उन्हें अपनी ह्यूमैनिटी की जरूरत होती है। लोग ये सब सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रीवियस लाइफ की टीचिंग इससे बिल्कुल अपोजिट थी। कुछ मिनट बाद सेयान उसे एक रूम में लेकर जाता है और बोलता है कि अब टाइम आ गया है, लोग अपना बॉडी काउंट 0 से 1 करेगा। रूम के अंदर एक लड़की चेयर में बंधी होती है। सियन बताता है कि उसने चोरी, चकारी, मर्डर, आर्सन सब क्राइम किए हैं। वो लूक को बोलता है कि चाहे वो मर्सी के लिए कितना ही भीख मांगे, उसे हेजिटेट नहीं करना चाहिए। लड़की रोते हुए बोलती है ये सब एक एक्सीडेंट था, लेकिन लूक इजीली समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। इसलिए वो अपनी शार्प नाइफ से उसकी रिस्ट कट कर देता है ताकि ब्लड लॉस की वजह से वो रिलेटिवली पेनलेस डेथ मरे। लेकिन जैसे ही उस लड़की की एक्टिंग टूट जाती है, वो लूक को गालियों और कर्सेस देने लगती है और ये सब देखकर सुनकर लूक इरिटेट हो जाता है और सीधा नाइफ उसके सर पर फेंक देता है, जिससे उसकी बकवास परमानेंटली बंद हो जाती है। कुछ महीनों बाद लूक अपने पेरेंट्स के साथ हार्वेस्ट फेस्टिवल अटेंड करता है, लेकिन वो फेस्टिवल एंजॉय करने या स्टेट इकोनॉमी को समझने नहीं आया होता। उसका असली गोल होता है एक इंसान को ढूंढना जिसके पास माना हो, ताकि फ्यूचर में हीरो को मारने के मिशन के लिए उसे वो अपना असिस्टेंट बना सके। और वो जल्दी ही एक माना यूजर को ढूंढ लेता है, लेकिन क्योंकि वो एक अगली ओल्ड मैन होता है और कोई क्यूट गर्ल नहीं, लूक सीधा उसे मेंटली स्किप कर देता है। उसके बाद उसे और कोई माना यूजर नहीं मिलता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि सर्च में उसे पेशेंस रखनी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद वेदर ठंडा होने लगता है और लोग विंटर के लिए फूड का स्टॉक प्रिपेयर करने के लिए हंटिंग पर निकल जाता है। जैसे ही वो फॉरेस्ट पहुंचता है, उसके आसपास कुछ लिविंग क्रिएचर फील होते हैं और फिर ये एब्सोल्यूट मैड लड़का जमीन पर कान लगा देता है और समहाउ आइडेंटिफाई कर लेता है कि वुल्फ्स का एक पैक अपने प्रे को सराउंड कर चुका है। लू डिसाइड करता है कि वो वुल्फ्स का प्रे चुरा लेगा, लेकिन जब वो लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वुल्फ्स तो किसी जानवर के नहीं बल्कि एक हेल्पलेस लड़की को खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लूक तुरंत उसे रेस्क्यू करने का डिसीजन लेता है और बिना डिले के अटैकिंग वुल्फ को शूट कर देता है। उसके बाद हमारा बंदा लूक फुल सुपर हीरो लैंडिंग मारते हुए उस लड़की के सामने लैंड करता है, सिर्फ ऑरा फार्मिंग के लिए। फिर वो कैजुअली उस लड़की को बोलता है कि उसका गियर पकड़ कर रखे जब तक वो वुल्फ्स पर अपने कॉम्बैट स्किल प्रैक्टिस कर रहा है, और उसके बाद लूक कुछ ही मोमेंट्स पर उन वुल्फ का काम तमाम कर देता है।
और ऐसे ही वुल्फ्स को इजीली खत्म करने के बाद लू उस लड़की की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि वो कौन है और इस जंगल में क्या कर रही है। लड़की डरी डरी आवाज में बताती है कि उसका परिवार बहुत गरीब है और वो विंटर्स में अपना पेट भरने के लिए यहाँ के पेड़ पौधों को चुनती है। उसने सुना था कि लू की फैमिली की टेरिटरी काफी वेल्दी है, इसलिए वो जंगल क्रॉस कर कर यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रास्ते में वुल्फ ने उसे घेर लिया था। ये सुनकर लू को उस पर थोड़ी सिंपैथी आ जाती है और वो उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाता है। और ऐसे ही कुछ देर बाद वो लोग आपस में थोड़ा बातें करने लगते हैं और हमें ये दिखता है कि उस लड़की का ख्याल रखने के बाद लू उस मारे गए वुल्फ्स की स्किन निकालने के लिए और उनका काम फिनिश करने के लिए चला जाता है। जब लू वापस आता है तब वो उस लड़की को बताता है कि वो इस जगह को रूल करने वाली नोबल फैमिली का बेटा है। ये सुनकर लड़की के चेहरे पर एकदम से खुशी आ जाती है। वो बोलती है कि शायद ये कोई डिवाइन साइन है, क्योंकि कल ही उसने सपना देखा था कि वो बहुत जल्द किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिलने वाली है। तभी अचानक से लू उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी, क्योंकि अगर वो उसके साथ आ गई तो उसे दोबारा कभी खाने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ये ऑफर सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी ये पूछती है कि क्या लू सच में श्योर है। लू सीधा जवाब देता है कि वो चाहता है कि वो उसके साथ आए। ये सुनकर लड़की काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि हमें ये दिखता है कि उसके अपने पेरेंट्स तक उसे नहीं चाहते थे, लेकिन उसे ऐसे साथ ले जाने से पहले लू एक बात क्रिस्टल क्लियर कर देता है। वो बोलता है कि वो एक असैसिन है और फ्यूचर में बहुत सारे लोगों को मारेगा। अगर वो उसके साथ चलना चाहती है तो उसका काम में हेल्प करनी होगी, और अगर वो ये नहीं कर सकती तो लू उसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। सरप्राइजिंगली लड़की बिना हेजिटेट के ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि लू उसकी लाइफ का पहला इंसान था जो सच में उसे चाहता था। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है वो अपना नाम टार्ट बताती है, और हाँ गाइस, ये वही टार्ट है जो हमें एपिसोड के पहले में दिखी थी। और लू उसका वेलकम करता है बिना ये रिवील किए कि उसके दिमाग में असली प्लान क्या चल रहा है। असल में टार्ट के पास माना था, और इसी वजह से लू ने इतनी मेहनत कर कर उसको अपनी स्ट्रेंथ की शो ऑफ की, उसे खाना खिलाया और अपने सीक्रेट तक रिवील किए ताकि वो उस पर ट्रस्ट कर सके। ये सब उसके स्टैंडर्ड ब्रेन वॉशिंग प्रोसीजर का पार्ट था। और सबसे स्मार्ट बात तो ये थी कि उसने इंश्योर किया था कि टार्ट खुद अपनी मर्जी के साथ आना चाहती थी, ताकि फ्यूचर में वो कभी उसे बिट्रे ना कर पाए। 2 साल बाद टार्ट ऑफिशियली लू की असिस्टेंट बन चुकी होती है। वो सिर्फ मिशन में ही नहीं बल्कि उसकी डेली लाइफ में भी उसकी काफ़ी हेल्प करती है। लू की ट्रेनिंग के अंदर टार्ट एक स्किल असैसिन बन गई है, लेकिन उसका बेस्ट वेपन स्पेयर ही था। लू जानता था कि स्पेयर एक आइडियल असैसिन वेपन नहीं होता है, क्योंकि उसे प्रॉपर्ली हाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि टार्ट और ज़्यादा इंप्रूव करे। एक रात वो टार्ट को सीक्रेटली नाइफ प्रैक्टिस करते हुए देख लेता है। टार्ट तुरंत अपॉलॉजी करती है और बोलती है कि वो बिना परमिशन के ट्रेनिंग रूम में आ गई थी। वो बताती है कि वो बस लू के लिए ज़्यादा यूजफुल बनना चाहती थी, लेकिन लू उसे रोक देता है। टार्ट तुरंत पैनिक कर लेती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लू भी उसे उसकी फैमिली की तरह बाहर निकाल देगा। लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन के अपोजिट लू अपने मैजिक से एक फोल्डेबल स्पेयर क्रिएट करता है और उससे बोलता है कि वो इस वेपन को यूज़ कर सकती है। जैसे ही टार्ट अपने नए स्पेयर को यूज़ करती है, वो प्रैक्टिस डमीज को लिटरली डिस्ट्रॉय कर देती है, और इस बार तो लू भी उसकी स्किल और फोकस देखकर इंप्रेस हो जाता है। काफ़ी हफ्तों बाद लू और टार्ट मार्केट जाते हैं, और वहाँ ऑलमोस्ट सारे लोग लू के एहसानमंद होते हैं। लू उनकी क्रॉप्स के लिए नए फर्टिलाइजेशन सजेस्ट करता है और ड्राई सीजन में मैजिक यूज़ कर अपने पानी से उन्हें प्रोवाइड भी करता है। इसीलिए लोग ग्रेटिट्यूड में उसे अपने प्रोडक्ट गिफ्ट के तौर पे देते हैं। सिचुएशन ये होती है कि घर लौटते वक्त लू के कैरेज में इतना फूड भर जाता है कि वो स्पॉइल होने से पहले फिनिश भी नहीं कर सकता। टार्ट उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि वो अपने सब्जेक्ट्स की हेल्प करने के लिए कितना मेहनत करता है, लेकिन लू कामली रिप्लाई देता है कि ये एक नोबल होने का नतीजा है और वो उसकी ड्यूटी है। वो ये कहता है कि सिर्फ मॉन्स्टर और बैंडेड से लोगों को प्रोटेक्ट करना इनफ नहीं होता, अगर उनका दिल जीतना है तो उनकी डेली लाइफ भी बेटर बनानी पड़ती है। ये बात सुनकर टार्ट और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि जिस रीजन से वो आई थी वहाँ रहने वाला नोबल एक बहुत ही ग्रीडी इंसान था जो अपने लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, और लू एकदम अपोजिट है। उसी रात लू अपने स्टैश में कुछ मैजिक क्रिस्टल बॉल स्टोर कर रहा होता है, और हमें ये पता चलता है कि कैसे उसने डिया के दिए गए क्रिस्टल बॉल को स्टडी कर अपने खुद के क्रिस्टल बॉल भी बनाना सीख लिया है, और अब उसके पास बहुत सारे क्रिस्टल बॉल्स हैं जो मैजिक से कम्प्लीटली फिल थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उसे वेपन्स की तरह यूज़ कर सके। टार्ट भी उसके रूम में आती है और उसे बताती है कि उसके डैड ट्रेनिंग रूम में उसे बुला रहे हैं। जैसे ही लू वहाँ पहुँचता है, सियान सीधा मेन टॉपिक पर आ जाता है और टार्ट के बारे में पूछता है। लू जवाब देता है कि टार्ट अब इतनी स्किल्ड हो चुकी है कि स्मॉल मिशंस खुद कंप्लीट कर सकती है, लेकिन सियान का सवाल कुछ और ही होता है। लू तुरंत समझ जाता है कि सियान एक्चुअली क्या पूछना चाहता है। वो उन्हें अश्योर करता है कि टार्ट किसी दूसरे नोबल फैमिली की स्पाई नहीं है जो उनकी असैसिनेशन टेक्निक को चुराने भेजी गई है। वो बोलता है कि उसने टार्ट को क्लोजली मॉनिटर किया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में झूठ का कोई भी साइन नहीं है। सियान ये सुनकर थोड़ा रिलीफ हो जाता है
क्योंकि अगर टार्ट स्पाई होती तो उन्हें उसे मारना पड़ता और वो सच में बहुत अनफॉर्चुनेट होता, क्योंकि कॉमनर्स में माना बहुत ही रेयर होता है। सियान अब भी मानता है कि लू और टार्ट का मिलना कोइंसिडेंस से सस्पिशियस ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अब वो बिलीव करने लग गया है कि शायद ये सच में एक मिरेकल ही था। उसके बाद सियान लू को बताता है कि उन्होंने उसे यहाँ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज के लिए बुलाया है, जो एक स्पेशल टेस्ट भी है। वो बोलता है कि अगर लू ये टेस्ट और इसके बाद एक फाइनल टेस्ट में पास कर लेता है तो वो ऑफिशियली ग्रेजुएट होकर एक फुल फ्लैट असेसर बन जाएगा, जो कि रियल और बड़ी मिशंस ले सकेगा। लू ऑब्वियसली बिना डीले किए मिशन एक्सेप्ट कर लेता है और फिर पता चलता है कि ये फादर सन बॉन्डिंग सिर्फ एक असैसिन के परिवार की ही हो सकती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फुल फाइट करेंगे। दोनों जंगल में जाते हैं और असैसिन की तरफ बैटल स्टार्ट करते हैं। लू तुरंत समझ जाता है कि जो पहला अपोनेंट को लोकेट करेगा उसके पास मैसिव एडवांटेज होगा, लेकिन इस डिपार्टमेंट में तो वो अपने डैडी से पूरी तरह हार जाता है। सियान उसे पहले ही स्पॉट कर लेता है और उस पर एरो चला देता है। उसे नोटिस करने के चांस भी नहीं मिलता। लू तुरंत भागना शुरू करता है और एरोस किस डायरेक्शन से आ रहे हैं एनालाइज करने लगता है, और वो जल्दी अपने फादर को लोकेट कर लेता है और नाइफ उनकी तरफ थ्रो करता है, लेकिन सियान उस अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है। उसके बाद लू क्लोज कॉम्बैट के लिए ग्राउंड में स्लाइड करता है और सियान भी पहले से स्ट्राइक को डॉज कर लेता है, लेकिन काउंटर अटैक करने की कोशिश में सियान अपने बेटे की ही नी क्रैक कर देता है। समहाउ लू एक किक मारकर डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है और अपने हीलिंग मैजिक की वजह से अपने लेग को क्विकली रिकवर भी कर देता है। और कुछ देर बाद हाइड होते हुए लू सोचता है कि फिजिकल स्टैट में तो वो अपने फादर से स्ट्रॉन्गर और फास्टर है, ऊपर से उसके पास प्रीवियस लाइफ का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी सियान उसे कॉन्स्टेंटली पुश बैक कर रहा होता है, क्योंकि उनके मैजिक आई उसके मूवमेंट पहले ही प्रिडिक्ट कर लेती है। वो शारिंगान की तरफ फ्यूचर तो नहीं देख सकते, लेकिन बॉडी के स्मॉल मसल मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो अपोनेंट का अगला मूव तुरंत बता देती है। एक्चुअली ये कुछ शारिंगान जैसा ही है। तभी लू को फील होता है कि सियान उसकी तरफ आ रहा है और वो तुरंत भागने लगता है और एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। लू ट्रैप को अवॉइड कर लेता है, लेकिन वो ट्रैप तो खाली एक डिस्ट्रैक्शन होता है। रियल अटैक तो सियान की तरफ से आता है, जो लू को एक बार फिर से डिफेंसिव पोजीशन में डाल देता है। इस बार लू एक सॉलिड किक लैंड कर देता है और सियान तुरंत जंगल में डिसअपियर हो जाता है। तब लू डिसाइड करता है कि खुद मूवमेंट करने से बेटर वो अपने फादर की मूवमेंट प्रिडिक्ट करे, इसलिए वो एक ट्री के पास खड़ा हो जाता है और कॉन्सेंट्रेट करता है। कुछ ही सेकंड में उसे 2 ब्लडलेस सोर्सेज फील होते हैं और तभी राइट साइड करते ही वो अपनी नाइफ फेंकता है। लू उसे डॉज कर लेता है, लेकिन उसी वक्त लेफ्ट साइड से भी एक नाइफ आती है। नॉर्मली वो सोचता है कि सियान वीकर साइड टारगेट कर रहा है, लेकिन इस बार लू समझ जाता है कि ये भी एक डिकॉय है, क्योंकि एक रियल असैसिन अटैक के वक्त अपनी ब्लड लस्ट हाइड करता है। लू परफेक्ट टाइमिंग के साथ नाइफ डिफ्लेक्ट करता है और उसी सेकंड सियान पीछे से आकर उसे पंच मार देता है। सियान उसके शोल्डर में ब्लेड घुसा देता है, लेकिन उसी वक्त लू भी उसके थ्रोट पर ब्लेड रख चुका होता है और सिचुएशन देखकर सियान भी एडमिट कर लेता है कि वो आखिरकार इस फाइट में हार गया है। बाद में सियान लू के वुंड पर बैंडेज लगाता है और अंदर ही अंदर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी होता है कि उनका बेटा अभी प्यूबर्टी तक भी नहीं हिट हुआ है और उसने उसे हरा दिया है, लेकिन साथ ही वो प्राउड भी फील करता है, क्योंकि ये उनकी फैमिली के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है, स्पेशली जब लू फाइट के दौरान मैजिक तक यूज नहीं कर रहा था। लू कामली बोलता है कि अगर वो मैजिक यूज करता तो फाइट पॉइंटलेस हो जाती, क्योंकि फिर ये उनके असैसिन स्किल्स का टेस्ट नहीं रहता। सियान रियलाइज करता है कि उनका बेटा सच में बड़ा हो चुका है और वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है कि अब उनके पास लू को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब उसे सिर्फ एक्सपीरियंस की जरूरत है। उस दिन के बाद से सियान लू को अपने फील्ड ट्रिप्स पर ले जाना शुरू कर देता है, जहां इविल और करप्ट लोगों को उन्हें क्राइम करने से बचाना होता है। उनका सीक्रेट जॉब उन्हीं वर्थलेस लोगों की जान लेना होता है, जबकि उनका डे जॉब लोगों की जान बचाना होता है एज ए डॉक्टर। सियान किंगडम के फाइनेस्ट डॉक्टर थे, इसीलिए नोबल्स भी उन्हें अपने मेंशन में इनवाइट करते रहते थे और वो लू को साथ ले जाता था ताकि वो ऑब्जर्व कर सके कि नोबल अपनी सिक्योरिटी पर कितनी मेहनत करते हैं। और ऐसे ही एक दिन पेशेंट के घर से लौटते हुए सियान लू को उसकी फाइनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज और लास्ट टेस्ट के बारे में बताता है, जो उसके सोलो मिशन स्टार्ट करने की पहली जिम्मेदारी होती है। सियान बताता है कि असैसिन कभी भी हमेशा के लिए बैक डोर से एंट्री नहीं करते, कभी कभी वो अपना पूरा रूप बदलकर फ्रंट गेट के अंदर से भी जाते हैं, जिससे टारगेट का ट्रस्ट जीत पाए और फिर परफेक्ट मोमेंट पर असैसिनेशन कंप्लीट करते हैं। लू ये टेक्निक बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए वो मजाक में पूछता है कि सियान उसे शेफ बनाकर भेजना चाहता है क्योंकि वो कुकिंग में काफ़ी अच्छा है, लेकिन सियान के प्लान कुछ और होते हैं। वो चाहता था कि लू मर्चेंट बनने का रोल प्ले करे, क्योंकि नोबल्स मर्चेंट के अराउंड अपने कार्ड्स को लोअर कर देते हैं, स्पेशली तब जब वो अपने डिजायर्ड आइटम्स ले रहे हो। सियान ऑलरेडी लू की तरफ एक फुल प्रूफ फेक आइडेंटिटी प्रिपेयर कर चुका होता है।
अब लू लिल बेकर के नाम के एक फेमस मर्चेंट फैमिली का बेटा बनने वाला था। बेलर फैमिली के हेड पर सियान का एक टैप था, इसीलिए उन्होंने लू को नेक्स्ट 2 साल मर्चेंट ट्रेनिंग करने के लिए एग्री करा रखा है। इसके कुछ टाइम बाद सियान लू के लिए एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि वो अपने फाइनल टेस्ट के लिए डिपार्चर लेने वाला होता है। असैसिनेशन बिजनेस से जुड़ी सारी ब्रांच फैमिली उस ओकेजन पे आई होती है। सब लोग लू की जीनियस रेपुटेशन सुनकर इंप्रेस होते हैं, एक्सेप्ट एक ड्रंक ब्रैड जिसका नाम रोना होता है। रोना इरिटेशन में अपना एम्प्टी वाइन ग्लास लू की तरफ फेंक देता है, लेकिन लू उस ग्लास को एफर्टलेसली कैच कर लेता है। रोना का फादर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोना ओपनली डिक्लेयर करता है कि वो रू को एज अ फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो बोलता है कि सियान के पहले बेटे की डेथ के बाद हेयर बनने का चांसेस उसका था और ये अनफेयर है कि उससे वीकर उसकी जगह ले ले। सियान कामली बोलता है कौन स्ट्रॉन्गर है कौन वीकर है ये फाइट में डिसाइड हो जाएगा, और बिना वार्निंग दिए बैटल स्टार्ट करवा देता है। रोना अभी मेंटली रेडी भी नहीं होता, पर लू तो कब का उसके पीछे आकर अपनी नाइफ उसके थ्रोट पर रख देता है और वार्निंग के लिए वो हल्का सा कट भी कर देता है। जैसे ही सियान फाइट ओवर डिक्लेयर करता है, लू रोना को छोड़ देता है, लेकिन ये ड्रंक कैरन अभी भी नहीं सुधरेगा और गुस्से में दोबारा लू पर चार्ज कर देता है। इस बार लू उसे जमीन पर पिन करता है और उसका आर्म तोड़ देता है। सियान इस मूवमेंट को फुल ऑरा फॉर्मिंग के लिए यूज करता है और अनाउंस करता है कि असली असैसिन इसी तरह फाइट करते हैं और यहाँ कोई भी लू को 1v1 में हरा नहीं सकता। लेकिन हमें दिखता है कि लू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। उसी रात वो रोना को गार्डन में मिलने बुलाता है। अब तक रोना का नशा उतर चुका होता है और उसे समझ आ गया होता है कि वो कितना इडियट बिहेव कर रहा था। वो एडमिट करता है कि ब्रांच फैमिली में स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बावजूद उसे 4 साल छोटे बच्चे से हराने में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मिली है। तब लू उसे बोलता है कि सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि उसकी ओन फादर जो फैमिली के स्ट्रॉन्गेस्ट असिस्टेंट हैं वो भी अपने 30 साल छोटे इंसान से हार चुके हैं। ये सुनकर रोना शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने जो रूमर सुने थे कि लू ने सियान को हरा दिया है वो एक्चुअली सच निकले। और तभी लू उसे एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर देता है। वो बोलता है कि अगर चाहे तो रोना उसका सबऑर्डिनेट बन सकता है, असैसिन नहीं बल्कि एक नाइट के रूप में, क्योंकि रोना की स्वॉर्डमैनशिप उसकी स्नीकी असैसिन स्किल से काफ़ी बेटर है। रोना एरोगेंट जरूर था लेकिन बेवकूफ़ नहीं, इसलिए वो ज़्यादा सोच विचार नहीं करता और सीधा अपना हैंडशेक करता है और उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अगले ही दिन लू बेलर फैमिली के साथ ट्रेनिंग के लिए अपनी जर्नी पर निकल जाता है और डिया भी उसका साथ ज्वाइन कर लेती है। कुछ टाइम बाद वो मर्चेंट टाउन मेल्टुआ में पहुंचते हैं, जहां लू अपने बालों का कलर चेंज कर लेता है और पूरी तरीके से अपनी नई मर्चेंट आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ इस टाउन में माहा नाम का एक ब्लू हेयर्ड लड़की होती है जो छोटे से लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रही होती है। उसके फादर पहले मर्चेंट थे और उसने बिजनेस के बेसिक्स उन्हीं से सीखे थे। अब वो कुछ और ऑर्फन के ग्रुप को लीड करती है जो विजिटर्स को सिटी घुमाने के काम करते हैं। काम छोटा जरूर था लेकिन ऑनेस्ट था, और माहा की लीडरशिप में उसके फ्रेंड्स पहले से काफ़ी बेटर लाइफ जी रहे थे। माहा का सपना था इतना रिच बनना कि वो सबके लिए एक प्रॉपर घर खरीद सके। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से कुछ थग्स उनके बेस के सामने आ जाते हैं। ये लोग बिना किसी हेजिटेशन के अनाउंस कर देते हैं कि वो बच्चों को किडनैप करने आए हैं। माहा तुरंत अपनी मैजिक पावर यूज़ कर कर उन्हें टैकल करती है और अपने फ्रेंड्स को भागने की कोशिश करती है। वो खुद भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन थग्स उसे और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो उन्हें टाउन के बाहर एक ऑर्फनेज में लेकर जाते हैं, जिसे टॉरेन नाम का एक घटिया आदमी कंट्रोल कर रहा होता है। वो उन्हें बोलता है कि अब से वो उसके ऑर्फनेज का हिस्सा है। माहा के साथ वाला लड़का उस पर चिल्लाता है और उन्हें हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है ये बोलता है। वो खुद अपनी लाइफ से जी रहा है ये भी बताता है, लेकिन टॉरेन उसे सीधा पंच कर देता है और वार्निंग देता है कि जो भी उसकी बात नहीं मानेगा और भागने की कोशिश करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी, और वो भी बहुत बुरी। माहा और बाकी बच्चों को एक रूम पर फेंक दिया जाता है जहां उनके दूसरे फ्रेंड ऑलरेडी बंद होते हैं। सब कंफ्यूज होते हैं कि किसी को ऑर्फनेज में डाला गया है या किडनैप करा गया है। तभी एक लड़की बताती है कि लोकल लॉर्ड की वाइफ चैरिटी चलाती है और ऑर्फनेजेस को फंड करती है, इसलिए टॉरेन बच्चों को किडनैप करता है ताकि इजी मनी बना सके। इतने में थग रूम में वेजिटेबल का बैग फेंकते हैं और बोलते हैं ये उनका पूरे हफ्ते का खाना है। बाकी सब होपलेस फील करते हैं, लेकिन माहा उन्हें मोटिवेट करती है, चलो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। खाना खाते वक्त बच्चे सोचते हैं कि उन्हें हमेशा अपने सर के ऊपर रूफ चाहिए थी, लेकिन इस तरीके की नहीं, और अब उन्हें फ्यूचर की टेंशन सताने लगती है। ये सब कुछ साल पहले हुआ था और अब सब बच्चे थोड़ा बड़े हो चुके होते हैं। उन्हें ऑर्फनेज में एज ए सर्वेंट की तरह काम करवाया जाता है और ड्रेसेस सिलवाकर मार्केट में बिचवाया जाता है। जो बच्चे प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते उन्हें थग्स मारते पीटते हैं, लेकिन टॉरेन हेड थग को बोलता है कि उन्हें ज़्यादा डैमेज मत करो, क्योंकि उनके नेक्स्ट बिजनेस के लिए उन सब बच्चों को परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए।
और हमें जल्दी पता चल जाता है कि वो डिस्गस्टिंग प्रोजेक्ट था इन बच्चों को किसी और को बेच देना। एक एक कर कर माहा के सारे फ्रेंड्स अपनी लाइफ के सबसे हॉरिबल फेज से गुजरते हैं। उनमें से तो एक लड़की इतनी टूट जाती है कि वो शीशे से अपना चेहरा काट लेती है ताकि उसे कोई खरीद ना सके। कुछ साल बाद माहा एक्सीडेंटली टोरिन और उसके लैकर्स की बात सुन लेती है जहां वो डिस्कस कर रहे होते हैं। माहा अब उस एज में पहुंच गई है जहां उसके कस्टमर आना शुरू हो सकते हैं। ये सुनकर माहा का खून जम जाता है। वो अपने फ्रेंड के साथ हुए सब बातें याद करती है और वो भागकर पान में छुप जाती है ताकि वो भी अपने दोस्त के जैसे अपना फेस काट सके। लेकिन तभी उसके पीछे लू आ जाता है और वैसे ही ड्रामेटिक क्रिंज लाइंस बोलने लगता है और ऐसे ही वो उसे रोक देता है और उसे आंसू के साथ अपना चेहरा बर्बाद ना करो बोलता है। थोड़ी देर बाद सारी लड़कियों को लाइन में खड़ा किया जाता है और टोरिन लू को इंट्रोड्यूस करता है एज अ बेलर, ट्रेडिंग कंपनी का बेटा, जो अपने असिस्टेंट के लिए एक लड़की चूज करना चाहता था। सबके चेहरों पर होप आ जाती है एक्सेप्ट वो लड़की जिसने अपना फेस कट कर दिया था। लेकिन लू की नज़र सिर्फ माहा पर होती है। वो सीधा उससे पूछता है कि क्या वो उसकी असिस्टेंट बनेगी। माहा हेजिटेट करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके फ्रेंड के साथ अनफेयर होगा। लेकिन लू ऑलरेडी टोरिन के साथ डील फिक्स कर चुका होता है। टोरिन बोलता है कि वो लड़की को रेडी कर देगा टाइम से, इसलिए 3 दिन बाद आकर वो उसे लेकर जाए। ये सुनकर माहा पैनिक करने लगती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये गंदा इंसान उसे पहले से ही किसी फ्रीक को बेचने वाला था, तो क्या पता इन 3 दिनों में वो भी अपना हाथ साफ कर देगा। लेकिन उसके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती। लू कामली टर्म्स एक्सेप्ट करता है लेकिन टोरिन को याद दिलाता है कि माहा अब ऑफिशियली उसकी फैमिली का पार्ट है। उसी रात माहा को उसके पहले कस्टमर के पास भेजने की तैयारी होती है। गैरेज में टोरिन उसके साथ डिस्कस्टिंग बिहेव करने लगता है और बोलता है कि काश वो पेलर फैमिली का बेटा कुछ महीने बाद आता तो उसे माहा से और ज़्यादा पैसे मिल जाते। माहा लू के बारे में सोचती है और डिसाइड करती है कि वो किसी को भी अपने प्रिंस चार्मिंग के पास जाने से पहले टच नहीं करने देगी। तभी अचानक से उसकी मैजिक पावर अवेकन हो जाती है। वो टोरिन को पुश कर कर गैरेज से कूद जाती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। लेकिन थग्स का लीडर उसका पीछा कर लेता है क्योंकि वो भी माना यूज कर सकता था। माहा रोते हुए उसे छोड़ देने की भीख मांगती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि शायद इस बार वो पहले खुद मजे ले लेगा। और तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो सीधा उस क्रीप को उड़ा देता है और माहा को बोलता है कि उसे तुरंत उसके साथ चलना होगा। इतने में टोरिन भी वहां पहुंच जाता है और लू को बोलता है कि वो आज लड़की नहीं लेकर जा सकता। लेकिन जब लू डिक्लेयर करता है कि वो अपनी फैमिली को डेंजर में नहीं डाल सकता, तब टोरिन अपने बंदों से उस पर अटैक करने को बोलता है। थग सीधा लू पर चार्ज करते हैं और लू उनका आर्म ऑलमोस्ट इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद टोरिन खुद अटैक करता है लेकिन लू उसे भी इजीली कंट्रोल कर लेता है। सरप्राइजिंगली वो टोरिन को मारता नहीं बल्कि लॉ के हवाले करना डिसाइड करता है। दूसरी तरफ टाट माहा बनकर उस क्रीप के घर जाती है और गार्ड्स को साथ ले जाकर उस आदमी को अरेस्ट करवा देती है। अगली सुबह टोरिन और उसकी पूरी गैंग अरेस्ट हो जाती है और ऑर्फनेज की सारी लड़कियां फाइनली फ्री हो जाती हैं। लू माहा के फेवर के लिए उस कटी हुए चेहरे वाली लड़की को हील कर देता है और फिर माहा को अपने फ्रेंड्स को पीछे छोड़कर अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ जाने को बोलता है। कुछ दिन बाद लू बेलर फैमिली के असली बेटे की सर्जरी करवा लेता है लेकिन उसे स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि वो किसी को इस बारे में ना बताए। बेलर फैमिली का हेड लू को बताता है कि वो उस चीज़ का बहुत ग्रेटफुल है और पूछता है कि वो ये फेवर कैसे चुका सकता है क्योंकि एक गुड मर्चेंट कभी भी फ्री में कुछ नहीं करता। लू सिर्फ इतना बोलता है कि अगर फ्यूचर में कोई असैसिनेशन मिशन उल्टा पड़ गया तो उसे बेलर फैमिली का बैकअप हाइड आउट की तरह यूज करने को दिया जाएगा। मिस्टर बेलर खुशी खुशी मान जाता है और फिर उसे याद आता है कि उसने माहा को ऑफिशियली फैमिली में अडॉप्ट करने का पेपर वर्क भी कंप्लीट कर दिया है। कुछ हफ्तों बाद बेलर लू को एक शॉप के लेआउट दिखाता है जो उनकी फैमिली ओन करती है। वो बताता है कि कैसे पहले उन्होंने उसे लिकर स्टोर बनाने की कोशिश करी थी लेकिन वो बिजनेस फ्लॉप हो गया और अब वो जगह किसी और टाइप की शॉप में कन्वर्ट करना चाहता है। बेलर लू से कहता है कि वो इस शॉप को रन करे क्योंकि उसकी एबिलिटी और कैरेक्टर पर उसे पूरा ट्रस्ट है। लू हैप्पीली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्री कर लेता है। बाद में वो टार्ट और माहा को अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि वो इस स्टोर को असैसिन रिलेटेड वर्क के लिए यूज़ करेगा और उसके लिए उसे ऐसे प्रोडक्ट बेचने होंगे जो नोबल्स को अट्रैक्ट करें। इसलिए वो डिसाइड करता है कि हाई क्वालिटी कॉस्मेटिक और स्वीट बेचना स्टार्ट कर देगा, स्पेशली नोबल्स की लड़कियां जो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं। इससे पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन भी। उसके बाद वो रूडोल नाम के रेड नोज रेंडियर जैसे दिखने वाले आदमी और उसकी वाइफ से मिलता है जो लू से नफरत करती है क्योंकि उसे लगता है कि लू उसके हस्बैंड का इलेजिटिमेट बेटा है। जब लू कॉस्मेटिक बिजनेस का आइडिया एक्सप्लेन करता है तो वो लोग बोलते हैं कि मार्केट ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड है और इस इंडस्ट्री में ब्रांड नेम प्रोडक्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
लू उनकी बात समझता है, लेकिन फिर बोलता है कि वो मार्केट में कम्प्लीटली नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा। वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे मेकअप रिमूव करने से स्किन का ऑयल और मॉइस्चर दोनों खत्म हो जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में स्किन को डैमेज करता है। और फिर वो दुनिया का पहला मॉइस्चराइजिंग बोतल उनके सामने प्रेजेंट करता है, बोलते हुए कि मेकअप के डैमेज को रिड्यूस करेगा। वुमेन क्यूरियस हो जाती है और तुरंत मॉइस्चराइजर अप्लाई करती है। डिफरेंस फील होते हुए वो अपना मास्क हटा देती है और अपने ओल्ड रिंकल फेस देखती है। लू कैजुअली बोलता है कि अगर मॉइस्चराइजर पहले इन्वेंट हो गया होता तो उसका फेस इतना एजेड भी नहीं लगता। सरप्राइजिंगली वुमेन उसकी बात मान लेती है और बेलर भी मॉइस्चराइजर ट्राई करता है और दोनों ही काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं। वो ओल्ड लेडी इतनी इंप्रेस हो जाती है कि वो लू को अपना बेटा मान लेती है और उसके हस्बैंड से बोलती है कि वो अपने फ्रेंड्स को मॉइस्चराइजर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जिससे हमें ये दिखता है कि मार्केट में आने से पहले ही लू के कस्टमर पहले से आने लग गए हैं। फिर वो लू से पूछता है कि वो हर वीक कितनी बोतल प्रोड्यूस कर सकता है। लू बोलता है कि अभी वो सिर्फ 200 बोतल बना सकता है और तुरंत वार्न करता है कि अभी वर्कर्स हायर नहीं करने चाहिए, वरना कॉम्पिटिटर्स उनका सीक्रेट चुरा लेंगे, इसलिए प्रोडक्शन को धीरे धीरे स्केल अप करना बेटर होगा। बेलर उसकी लॉजिक समझ जाता है और उससे काम शुरू करने को बोलता है, लेकिन लू कहता है कि वो उसके लिए अपने मेडिक्स और असेसन वाली फैमिली के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मॉइस्चराइजर का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सिर्फ वहीं ग्रो होता है, इसलिए वो फैक्ट्री को वहीं सेटअप करेगा और ताकि उसके सीक्रेट भी वहाँ से रिवील नहीं हो पाएंगे। बेलर परमिशन दे देता है और काफ़ी टाइम बाद लू टाट के साथ घर वापस आ जाता है। 1 महीने बाद लू की कॉस्मेटिक शॉप मार्केट की हॉटेस्ट चीज़ बन चुकी होती है। महा अपने ऑर्फनेज वाले फ्रेंड्स के साथ मिलकर शॉप मैनेज करती है। अब लू पूरे किंगडम में फेमस हो चुका होता है और इस फेम की वजह से उसे नोबल हाउस में इजीली एक्सेस मिल जाता है। अगर उसे फ्यूचर में असोसिएशन करना हो तो वो काफ़ी ईजी होगा। टाट इस स्ट्रेटजी से बहुत इंप्रेस हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा इंप्रेस वो इस बात से होती है कि लू ने महा के फ्रेंड्स को भी जॉब दी। लू बोलता है कि उसने सिर्फ बिजनेस रीज़न के लिए ये किया था, लेकिन टाट को लगता है कि वो बस सिग्मा बनने की एक्टिंग कर रहा है और अंदर से वो भी एक सॉफ्टी पाई जैसा है। उसके बाद लू फैक्ट्री सिक्योरिटी के बारे में पूछता है और टाट बताती है कि स्पाइस ऑलरेडी ब्रेक इन और एम्प्लॉय को ब्राइब करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। लू समझ जाता है कि डेस्परेट कॉम्पिटिटर्स और बड़े मूव चलने वाले हैं और वही रात लू को किसी के अपने रूम की तरफ आने का एहसास होता है। वो इंस्टेंटली समझ जाता है कि स्पाई उसे किडनैप कर कर मॉइस्चराइजर का सीक्रेट निकालना चाहता है, लेकिन थैंकफुली टाट और महा ऑलरेडी अलर्ट हो चुके होते हैं और लू को कुछ करना ना पड़े इसलिए पहले ही वो स्पाई को पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो स्पाई को टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो कुछ बताने से पहले ही मर जाता है। लू को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो डिसाइड करता है कि वो अपने मंथली डे ऑफ यूज़ कर डीआ से मिलने जाएगा। लू के जाते ही टाट और महा दोनों लोनली फील करने लगते हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि कुछ टेस्टी खाते हुए उसका वेट करेंगे। दूसरी तरफ लू चॉकलेट कुकीज़ लेकर डिया के घर पहुंचता है। डिया एक्साइटेड होकर बताती है कि उसने पिछली मीटिंग के बाद नया स्पेल क्रिएट कर लिया है। इस बार उसने एंटी ग्रेविटी स्पेल बना दिया है और लू जनरली सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे ये लगा था कि वो ये डिस्कवरी उससे पहले करेगा। उसके बाद दोनों टी पार्टी एंजॉय करते हैं और साथ में स्पेल प्रैक्टिस करते लगते हैं और जैसे ही रात होने वाली होती है लू उठते हुए वापस अपने मेंशन की तरफ लौट जाता है और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और टाइम के साथ लू और टाट को बैटलफील्ड पर मर्सनरी बनकर एक्सपीरियंस गेन करने को मिलता है, जबकि माहा को बिजनेस हैंडल करने का मौका मिलता है ताकि वो एक स्किल मर्चेंट बन सके। और मीनवाइल खुद लू नोबल पार्टीज अटेंड करता रहता है और पावरफुल कनेक्शन बिल्ड करता रहता है जो फ्यूचर में उसके बहुत काम आने वाले हैं। और ऐसे ही कुछ देर तक हमें ये दिखता है कि बेलर फैमिली के साथ लू को काम करते करते ऑलरेडी 2 साल बीत चुके होते हैं और अब फाइनली लू के घर लौटने का वक्त आ गया होता है। लू डिसाइड करता है कि माहा को सिटी में ही छोड़ दिया जाएगा ताकि वो उसकी कॉस्मेटिक शॉप को हैंडल कर सके। माहा खुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि वो सिर्फ स्टोर संभालेगी ही नहीं बल्कि उसे और भी एक्सपेंड करेगी। वो एक्साइटेड होकर लू को बताती है कि उसके प्लान्स दूसरी सिटी में भी उनके स्टोर्स के ब्रांचेस खोलने के होते हैं और फिर वो उसे पहली लोकेशन भी दिखाती है जो उसने ही सेलेक्ट की थी। लू उस जगह को देखते ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसने माहा के पास के बारे में ऑलरेडी काफ़ी डिगिंग की होती है और वो जानता है कि ये वही स्टोर है जो कभी उसके फादर की कंपनी चलाया करती थी, लेकिन फिर उसके फादर को उसी के राइट हैंड मैन ने पैसों के लिए बिट्रे करा और उसे मार दिया। माहा ने डेंजर सेंस कर लिया था और अपनी जान बचाने के लिए सिटी से भाग आई थी। अब लू को समझ आ जाता है कि माहा अपने फादर की कंपनी वापस हासिल करना चाहती है और ये स्टोर उसके कमबैक का पहला स्टेप होगा। लू उसे बोलता है कि वो चाहे जो कर सकती है, ये स्टोर उसका ही है और वो उस पर पूरा ट्रस्ट करता है और जब तक रिजल्ट मिलते रहेंगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर माहा के चेहरे में खुशी से चमक आ जाती है। तभी माहा के फ्रेंड्स रूम में आते हैं और लू को फेयरवेल गिफ्ट देते हैं। वो इमोशनल होकर बोलते हैं कि कैसे लू ने उन्हें नरक जैसी जगह से बचाकर एक प्रॉपर लाइफ जीने का मौका दिया था। लू भी उनका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो उन्हें कभी नहीं भूलेगा
उसके बाद वो अपनी अपीयरेंस नॉर्मल करता है और घर लौटने की तैयारी शुरू कर देता है। वो माहा को बिजनेस और पूरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाता है जो उसने सिटी में बिल्ड किया था। माहा प्रॉमिस करती है कि वो पूरी मेहनत से सब संभालेगी। फिर हल्का सा उदास होकर वो लू से कहती है कि वो कभी भी उसे मिलने ज़रूर आ सकता है, क्योंकि उसके बिना वो बहुत लोनली फील करती है। लू उसे प्रॉमिस करता है कि मिशंस के बीच-बीच में वो उसे मिलता रहेगा और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। गैरेज में सफ़र करते वक्त उसकी नज़र टाट पर पड़ती है, जो ऑलरेडी माहा को मिस करके थोड़ा ग्लूमी हो रही होती है। लेकिन तभी अचानक से लू को नियर बाई माना फील होता है और वो तुरंत ड्राइवर को गैरेज रोकने का ऑर्डर देता है। बाहर निकलते ही पता चलता है कि वुल्फ मॉन्स्टर का एक बैग उन्हें सराउंड कर चुका है। टाट एक्साइटेड होकर उससे परमिशन मांगती है कि वो अपनी स्किल दिखाना चाहती है, और जैसे ही लू हाँ बोलता है, वो अपनी थाइस से बधा हुआ स्पेयर निकालती है और एक-एक कर वुल्फ्स को हंट करना शुरू कर देती है। टाट अपनी मैजिक एबिलिटीज भी यूज करती है और उसकी परफॉर्मेंस देखकर लू भी इंप्रेस हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ उसे एक और चीज रियलाइज होती है, अगर मॉन्स्टर अब ह्यूमन सेटलमेंट के पास आने लगे हैं तो इसका मतलब है कि हीरो का अपीयरेंस टाइम ब टाइम करीब आता जा रहा है। कुछ देर बाद वो लोग फाइनली टेरिटरी वापस पहुंच जाते हैं। घर जाने से पहले लू डिसाइड करता है कि पहले लोकल फार्मर से मिलकर वो उनका हाल वाल जानेगा। सब लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स गिफ्ट कर कर दिखाते हैं कि 2 साल घोष करने के बाद भी वो कितना प्यार करते हैं। उसके बाद लू घर पहुंचता है और उसकी एज यूजुअल क्रीपी मॉम एरी उसे देखते ही लिटरली स्निफ करने लगती है और उसे बहुत मिस कर रही होती है। जब उसका वियर्ड अफेक्शन सेशन खत्म होता है तब लू अपने फादर सियान से मिलता है, जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। सियान 2 साल में लू की ग्रोथ देखकर काफी इंप्रेस होता है। वो कहता है कि उसने लू को बेलर फैमिली के पास मर्चेंट बनना सीखने भेजा था, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो सिर्फ 2 साल में वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन बन जाएगा। फिर सियान उसे बताता है कि उसने लू को बेलर फैमिली के पास सिर्फ एक सेकेंड आइडेंटिटी बनाने के लिए नहीं भेजा था, जो असैसिनेशन का काम भी आए, बल्कि एक रीजन और भी था। लू कंफ्यूज हो जाता है। सियान उसे बताता है कि वो चाहता था कि लू असैसिन के अलावा एक और तरीके से जिंदगी जीना शुरू कर दे। ये सुनकर लू शॉक हो जाता है। सियान एक्सप्लेन करता है कि लू में एक अमेजिंग मर्चेंट बनने का भी टैलेंट है और वो बिजनेस करके खून खराबे से कहीं बेटर लाइफ जी सकता है। वो कहता है कि खुद वो इतना ओल्ड हो चुका है कि असैसिनेशन के अलावा उसे और कुछ नहीं आ सकता, लेकिन लू अभी भी यंग है और उसने एक्चुअल असैसिनेशन मिशन में किसी को मारा भी नहीं है। इसीलिए वो चाहता था कि लू फ्यूचर के बारे में ध्यान से सोचे और अगर पॉसिबल हो तो ब्लडशेड वाली लाइफ अवॉइड करे। लेकिन लू इस आइडिया से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ एक बेटर असैसिन बनने में लगा दी है। तब सियान उसे रियलिटी बताता है कि उनका काम कंट्री से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंट्री को उनकी कोई परवाह नहीं है। अगर उनके सीक्रेट कभी भी एक्सपोज होते हैं, चाहे गलती से ही क्यों ना हो, तो किंग सबसे पहले उन्हें ही अबेंडन करके उनके अगेंस्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्हें लू के लिए सेकेंड आइडेंटिटी क्रिएट की थी, ताकि अगर सब कुछ गलत भी हो जाए तो बिना कुछ सोचे एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। सियान फाइनल डिसीजन लू पर छोड़ देता है और लू प्राउडली अनाउंस करता है कि वो असैसिन ही बना रहेगा। सियान उससे रीजन पूछता है और लू काम भी बताता है कि इस लाइफ में बहुत ही प्रिसाइज लोगों से मुलाकात होती है और वो उनकी हैप्पीनेस प्रोटेक्ट करना चाहता है, सिर्फ उन्हीं की नहीं बल्कि इनोसेंट इंसान की जो उस किंगडम में पीसफुल जी रहे हैं। इसीलिए वो उन लोगों को खत्म करेगा जो किंगडम की शांति को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और अगर इस काम के लिए फ्यूचर में उसे अबेंडन भी कर दिया जाए तभी भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि चैलेंजेस तो आएंगे ही और वो उन्हें फेस करेगा ही, और अगर कभी असैसिन बनना पॉसिबल नहीं रहा तो परमानेंट मर्चेंट बनने के बारे में भी वो सोचेगा। सियान अपनी बेटी की बात सुनकर काफी इंप्रेस हो जाता है, लेकिन तभी लू एक और रीजन बताता है कि वो नोबल असैसिन क्यों बनना चाहता है, मर्चेंट नहीं। वो हल्का सा शर्मा के कहता है कि वो डिया से प्यार करता है और एक दिन उससे शादी करना चाहता है और उसके लिए उसे नोबल टाइटल चाहिए होगा। ये सुनकर सियान जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन वो अपने बेटे के डिसीजन को फुल सपोर्ट करता है। उसके बाद फाइनली वो लू को उसका पहला मिशन देता है, एक ऐसे नोबल को असैसिनेट करना जो ड्रग्स के बदले मिलिट्री सीक्रेट बेच रहा होता है। लू कॉन्फिडेंटली प्रॉमिस करता है कि वो मिशन को कंप्लीटली पूरा करेगा, लेकिन किसी को मारने से पहले लू डिसाइड करता है कि वो पहले वेरीफाई करेगा कि टारगेट असैसिनेशन डिजर्व करता भी है या नहीं। वो माह को एक कोडेड मैसेज भेजता है ताकि वो उस नोबल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और उसके मेंशन में इन्फिल्ट्रेशन अरेंज कर सके, क्योंकि इस दुनिया में वाईफाई तो है नहीं, तो बेचारा कबूतर ही इन सब के मैसेजेस फॉरवर्ड या शेयर करवाता है और ऐसे ही रिप्लाई आने तक वो लोग रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। इसी बीच अर्शी उससे पीछे पड़ जाती है शादी के टॉपिक को लेकर। वो जल्दी से जल्दी ग्रैंड चिल्ड्रन देखना चाहती थी, इसलिए उसने नोबल फैमिलीज की कुछ लड़कियों को भी शॉर्टलिस्ट करके रखा था। लेकिन लू सबको स्ट्रेट लेफ्ट स्वाइप कर देता है क्योंकि उसे अरेंज मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी मदर से इस टॉपिक पर बात ना करने को कहता है, तो ये काम टाट को हैंडल करना पड़ता है। टाट बोलती है
कि लू अभी बहुत यंग है शादी के लिए और बच्चों के लिए। लेकिन जैसे ही अर्सी कैजुअली सजेस्ट करती है कि टाट उसकी बेबी मामा बन सकती है, टाट तुरंत अपना ओपिनियन चेंज कर देती है और बोलती है शायद अभी सही वक्त है शादी करने का। लेकिन लू दोनों को ठंडी नज़रों से देखकर बोलता है कि उसे उनकी बेकार की बातों पर समय बर्बाद नहीं करना। उस रात वो फिर से मर्चेंट वाला डिस्गाइज पहनता है ताकि नोबल के मेंशन में इन्फिल्ट्रेट कर सके। टाट पूछती है कि क्या उन्हें माहा की रिपोर्ट का वेट नहीं करना चाहिए, लेकिन लू कहता है पब्लिक में जो विजिबल है वो खुद ही देख लेंगे, जबकि हिडन ट्रूथ्स माहा निकालेगी। अगली सुबह वो लोग नियर बाई सिटी पहुंचते हैं, जहां वो बहुत सारे इंजर्ड सोल्जर्स देखते हैं। लू तुरंत समझ जाता है कि ये सब नोबल की वजह से ही हुआ होगा, जो मिलिट्री सीक्रेट बेच रहा है। तभी एक लड़की उनके पास आती है और जैम बेचने लगती है। वो फ्री ट्रायल के लिए एक जार भी ऑफर करती है। लू और टाट दोनों ही इंस्टेंटली सस्पिशियस हो जाते हैं। जैसे ही लू जैम टेस्ट करता है वो कंफर्म कर देता है कि उसमें ड्रग्स मिले हुए हैं। वो लड़की को वार्निंग देता है कि अभी भी उसके पास रुकने का चांस है और फिर उसकी पूरी बास्केट तोड़ देता है। लड़की पैनिक में जैम समेटने लगती है। तभी कुछ थग्स भी वहां आ जाते हैं और लू से फाइट करने की बातें करने लगते हैं। लू और टाट उन सबको कुछ सेकंड्स में ही नॉक कर देते हैं, लेकिन लू समझ जाता है कि ये सिर्फ लो लेवल पैडलर्स हैं, इन्हें हराने से असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फिर वो उस लड़की पर फोकस करता है जो पैनिक कर रही होती है क्योंकि उसकी माँ ड्रग की एडिक्ट थी। लू डिसाइड करता है कि वो उस लड़की की माँ से मिलेगा। वहां पहुंचकर पता चलता है कि एडिक्शन ने उस औरत को कंप्लीटली पागल बना दिया है। जब उसे जैम नहीं मिलता तो वो अपनी बेटी पर ही अटैक कर देती है। लू तुरंत उसे सबड्यू करने की कोशिश करता है और माना यूज कर उसके ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज कर देता है ताकि उसकी बॉडी को ड्रग्स की फिजिकल क्रेविंग ना हो। हाँ, बट साइकोलॉजिकल एडिक्शन शायद अभी भी रह रहा है, लेकिन ये सबसे पहला स्टेप होता है। उसी शाम लू और टाट वापस घर लौटते हैं और वहाँ उन्हें माहा के भेजे हुए ब्यूटी प्रोडक्ट मिलता है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी। माहा ने इन्वेस्टिगेशन कर पता लगा लिया है कि वो नोबल असल में पूरी ड्रग रैकेट का माफिया है और वो सबको ये एक्सक्यूज देता है कि उसके रीजन में कार्टेल बहुत एक्टिवेट है, तभी वो लोग ड्रग नेचुरली फैला रहे हैं। ऊपर से वो हाई रैंक नोबल को ब्राइब भी करता है। इसी वजह से किंग भी ओपनली उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पा रहा है। ये सुनते ही लू डिसाइड कर लेता है कि वो ये मिशन एक्सेप्ट करेगा और इस घटिया इंसान को खत्म कर इनोसेंट लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाएगा। अगली सुबह वो मर्चेंट का डिस्गाइज में नोबल के मेंशन की तरफ निकल पड़ता है और हमें ये पता चल जाता है कि माहा भी इनके साथ आ गई है क्योंकि वो लू के बिना ऑलरेडी काफी लोनली फील कर रही होती है। रास्ते भर वो ओपनली लू से ये बोलती है कि कैसे उसे लू के साथ शादी करनी है और लू उसकी बातों को एग्जैक्टली वैसे ही इग्नोर करता है जैसे हम टर्म्स एंड कंडीशन को बिना पढ़े ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ देर बाद वो लोग उस सिटी में पहुंचते हैं जहां नोबल रहता है। सिटी काफी ज्यादा प्रॉस्परस लग रही होती है, स्पेशली जब उनका मेन ऑक्यूपेशन सिर्फ एग्रीकल्चर था और नोबल का मेंशन तो लिटरली अमीरों को फ्लॉन्ट कर रहा होता है। वहीं उनका वेलकम नोबल की वाइफ करती है जो वर्ल्ड फेमस मॉइस्चराइजर कंपनी की फाउंडर को देखते ही काफी एक्साइटेड हो जाती है। लू पोलाइटली उसे ग्रीट करता है और अपनी कंपनी का लेटेस्ट प्रोडक्ट उसे दिखाता है। वुमन क्यूरियस होकर पूछती है कि मार्केट में लॉन्च होने से पहले ही वो उसे ये प्रोडक्ट क्यों दिखा रहा है। तब लू स्मूथ टॉकर मोड में आकर ये बोलता है कि पूरी नोबल सोसाइटी में उसका हस्बैंड ही काफी रेपुटेशन वाला है और उनकी टेरिटरी में वो ही सबसे ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए वो चाहता है कि नोबल की वाइफ खुद उनका न्यू प्रोडक्ट एंडोर्स करे ताकि सारे नोबल्स की लड़कियां उन पर अटेंशन करें। ये सुनकर वो वुमन काफी फ्लैटर हो जाती है और प्राउडली बताने लगती है कि कुछ साल पहले वो लोग कितने गरीब थे और कितने रिच बन चुके हैं। तभी उसका हस्बैंड भी वहां आ जाता है और लू से मिलता है। वो थैंकफुल होता है कि कैसे लू ने उसकी वाइफ को प्रोडक्ट सैंपल करने के लिए चूज किया है और लू ऑब्जर्व करता है कि टारगेट जनरली अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। उसी शाम नोबल एक पार्टी थ्रो करता है जहां लू और उसका नया मॉइस्चराइजर प्रोडक्ट दोनों काफी अटेंशन ग्रैब कर रहे होते हैं। नोबल बार बार सबके सामने अपनी वाइफ के लिए प्यार शो करता रहता है और पब्लिक में रोमांस भी करता रहता है। ये सब देखकर लू को लो की थोड़ा जेलस फील हो रहा होता है। कुछ दिन तक इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद लूफ को फाइनली एक परफेक्ट चांस मिल जाता है स्ट्राइक करने का। उसे पता चलता है कि नोबल्स को सोने से पहले चांद देखने की आदत है। बस फिर क्या, लू डिसाइड करता है कि वो डिस्टेंस से स्नाइपर शॉट मारकर काम खत्म करेगा। टाट उसका बैकअप गार्ड करती है जबकि लू अपना एम सेट करता है और जैसे ही टारगेट परफेक्टली लॉक होता है वो ट्रिगर दबा देता है। बुलेट सीधा नोबल के हेड को पियर्स कर देती है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। लू सेटिस्फाई होता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन तभी नोबल की वाइफ बालकनी पर आ जाती है। अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देखकर वो वहां कंप्लीटली टूट जाती है। ये सीन देखकर लू भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो अपनी प्रीवियस लाइफ याद करता है जहां काउंटलेस लोगों को मारने के बाद उसे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था, लेकिन इस लाइफ में सब कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक कोल्ड हार्टेड किलिंग मशीन नहीं रहा। हाँ, वो अब असैसिन तो था, लेकिन उसके अंदर भी इमोशन थे। कुछ दिन बाद लू और उसकी गर्ल्स एक डेजर्टेड आइलैंड पर वेकेशन एंजॉय कर रहे जाते हैं और जब वो लोग घर लौटते हैं माहा उसे वो इन्फॉर्मेशन देती है जो उसने रिसर्च करने को कहा था। माहा एक्साइटेड होकर बताती है कि उसने डिवाइन ट्रेजर ढूंढ लिया है जिसे लू ने सर्च करने को कहा था
और हमें एज अ ऑडियंस ये पता चलता है कि वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्पेयर है। टार्ट कंफ्यूज होकर पूछती है कि डिवाइन ट्रेजर होते क्या है, और लू तुरंत ही एक्सप्लेन करता है कि डिवाइन ट्रेजर्स को लेजेंडरी वेपन भी कहा जाता है, जो बहुत ही एंशिएंट टाइम से बिलोंग करते हैं, और वो इतने पावरफुल और ताकतवर होते हैं कि एक आम इंसान उन्हें छूने की सोच भी नहीं सकता। ये एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करते हैं और इनकी पावर अनइमेजिनेबल होती है। माहा फिर उन दोनों को बताती है कि अभी वो उस स्पेयर को खरीदने की नेगोशिएशन कर रही है, जो फिलहाल सेंटेना नाम के आदमी के पास है। उसका ये मानना है कि वही फ्यूचर का हीरो बनने का सबसे बड़ा कैंडिडेट है, लेकिन नेगोशिएशन काफ़ी डिफिकल्ट चल रही है। फिर भी माहा कॉन्फिडेंटली लू से कहती है कि वो सब उस पर छोड़ दे, क्योंकि एक मर्चेंट होने के नाते वो डील पक्का क्लोज कर लेगी। लेकिन उसके बाद माहा एक बुरी खबर सुनाती है। वो बताती है कि पास ही के किंगडम में सिविल वॉर शुरू हो गई है और डिया की फैमिली किंगडम वाले साइड पर ज्वाइन कर रही है। ये सुनते ही लू थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। माहा बताती है कि रेबल फैक्शन में एक डेंजरस सोल्जर है जो बैटलफील्ड में सबको तरह तरह से मार रहा है, और वो सोल्जर और कोई नहीं बल्कि सेंटेना ही है, डिवाइन स्पेयर का ओनर। ये सुनते ही लू बिना टाइम वेस्ट करे सीधा दिया के घर पहुंच जाता है। डिया यूजुअल की तरह चीयरफुली स्माइल कर उसका वेलकम करती है, और लू वॉर का टॉपिक उठाता है तो डिया कैजुअली बोल देती है कि वॉर उनके घर से काफ़ी दूर चल रही है और सिचुएशन उतनी डेंजरस नहीं है जितनी लोग समझ रहे हैं, इसलिए उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लू उसे बताता है कि शायद उनका सामना हीरो से होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो नॉर्मल ह्यूमंस उसके सामने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लू फिर डिया को अपनी मर्चेंट वाली सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में बताता है और कहता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी पावर यूज़ कर उसे और उसकी पूरी फैमिली को डेंजर से बाहर निकाल सकता है। लेकिन ये सुनते ही डिया गुस्सा हो जाती है। वो लू को सीधा जवाब देती है कि वो इस किंगडम की एक प्राउड नोबल है और अपने देश को प्रोटेक्ट करना उसका फर्ज है। लेकिन अगले ही सेकंड वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और सडनली लू से पूछने लगती है कि उसने अपने बालों का कलर कैसे बदला। लू समझाने की कोशिश करता है कि अभी ये सब डिस्कस करने का टाइम नहीं है, पर डिया उसकी एक भी नहीं सुनती। वो एक्साइटमेंट में बोलती है कि उसके डैड अभी घर पर नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट चांस है डेट पर जाने का, और एंड में बेचारा लू उसकी बात ही मान लेता है। डिया भी अपने बालों का कलर चेंज कर लू से मैचिंग कर लेती है और दोनों मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते डिया सोचने लगती है कि खाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। तभी लू उसे एक सिटी के बेस्ट रेस्टोरेंट के बारे में बताता है, लेकिन अचानक से उसकी नज़र एक मर्चेंट पर पड़ती है और वो इंस्टेंटली समझ जाता है कि वो आदमी पहले सोल्जर रह चुका है। लू कहता है कि सोल्जर को पहचानने के लिए उनके पास एक सिक्स सेंस है और सिटी में काफ़ी लोग मौजूद हैं। डिया फिर बताती है कि उसकी फैमिली ने रिटायर्ड सोल्जर को यहाँ बिजनेस करने के लिए इंटेंशनली इन्वाइट किया था, क्योंकि अगर वॉर की आग सिटी तक पहुंच गई तो वही लोग एवैक्यूएशन में हेल्प करेंगे। इसी बीच डिया की नज़र एक नए स्टोर पर पड़ती है और एक्साइटमेंट में वो तुरंत अंदर भाग जाती है। वहाँ एक आर्चरी गेम चल रहा होता है। डिया ईगर होकर लू से टेडी बियर जीतने की रिक्वेस्ट करती है। लू मान जाता है और माना यूज कर वो टारगेट लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन डिया तुरंत उसे चीटर बोल देती है। लू को समझ नहीं आता कि अपनी स्किल्स को यूज किए बिना वो गेम कैसे जीते, इसीलिए वो डिया को खुद आर्चरी सिखाने का डिसाइड करता है और सरप्राइजिंगली सिर्फ 3 अटेम्प्ट में डिया टेडी हिट कर देती है। उसके बाद दोनों बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह अपना डेट एंजॉय करते हैं, और जब लू के वापस जाने का टाइम आता है तो डिया उसे कहती है कि वो अब काफ़ी बिजी रहने वाली है, इसलिए शायद दोनों फ्रिक्वेंटली मिल भी नहीं पाएंगे। लू उसकी बात समझ जाता है और प्रॉमिस करता है कि जब भी उसके पास टाइम होगा वो उसे मिलने ज़रूर आएगा। लेकिन जैसे ही लू वहाँ से चला जाता है, डिया के एक्सप्रेशन कम्प्लीटली बदल जाते हैं। वो सबको एक्टिंग बंद करने का ऑर्डर देती है और हमें ये दिखता है कि वो तुरंत सब लोगों के डिस्गाइसेस भी हटवा देती है। असल में वो सब सोल्जर थे जो वॉर के लिए रेडी खड़े थे। डिया खुद भी जल्दी आर्मी लीड करने वाली थी और लू को अलविदा कहते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि क्या वो इस जंग से जिंदा भी निकलेगी। कुछ दिनों बाद लू अपने स्टेट में पीसफुली चिल कर रहा होता है, तभी टाट भागते हुए उसके पास आती है और इमरजेंसी के बारे में बताती है। लू तुरंत उसके साथ घर पहुंचता है। उसके फादर एक बुरी तरीके से इंजर्ड आदमी की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। लू पूछता है कि ये आदमी कौन है और सियान बताता है कि ये उनका लेटेस्ट क्लाइंट है जो डिया को असैसिनेट करवाना चाहता है और वो चाहता है कि ये मिशन लू हैंडल करे। ये सुनते ही लू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन सियान उसे कामली कहता है कि अगर वो नहीं चाहता तो मिशन रिफ्यूज भी कर सकता है। लू डिसीजन लेने से पहले पूरी डिटेल जानना चाहता है। सियान फिर बताता है कि डिया की फैमिली सिविल वॉर में किंग का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन वो वॉर हार गए और वॉर हारने की वजह से डिया के फादर को हैवी कंपनसेशन देना पड़ा। अपनी डेब्ट सेटल करने के लिए उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज बेच दी, लेकिन विनर्स अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने डिमांड की कि डिया को उनके हवाले कर दिया जाए, क्योंकि वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है जिसके पास माना भी है और उससे पावरफुल मैजिक यूजर्स पैदा कर सकते हैं। डिया के फादर ने मजबूरन में इस बात के लिए हामी भर दी और अननेसेसरी ब्लड सेट रोकने के लिए डिया ने भी किसी क्रीपी नोबल से शादी करने का डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनते ही लोग खुद पर गुस्सा होने लगता है कि डेट के वक्त डिया की असली फीलिंग्स समझ नहीं पाया, लेकिन सियान स्टोरी कंटिन्यू करता है
वो बताता है कि सरप्राइजिंगली डिया की टेरिटरी के लोग उसकी फैमिली से ज़्यादा लॉयल निकले। उन्होंने डिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉलंटियर आर्मी बना ली और इसी वजह से सिविल वॉर शुरू हो गई। और अब एक बहुत ही बड़ी आर्मी डिया की आर्मी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर कर उसे कैप्चर करने के लिए भेजी गई है। और इसी वजह से वो लोगों को समझाने आया है कि क्लाइंट असल में डिया को इसलिए मरवाना चाहता है ताकि वॉर खत्म हो सके। लेकिन अगले ही सेकंड उसे शॉक लगता है जब उसे ये पता चलता है कि क्लाइंट खुद डिया का फादर है। सियान फिर समझाता है कि असैसिनेशन एक्चुअली फेक होगा। वो डिया को सीक्रेटली एवैक्यूएट करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि डिया मर चुकी है। अब लू पूरा असाइनमेंट समझ जाता है, लेकिन उसे फिर भी ये समझ नहीं आता कि उसके फादर ने ऐसा मिशन एक्सेप्ट क्यों किया जो डायरेक्टली किंगडम को बेनिफिट नहीं करता। तब सियान बताता है कि उन्होंने ये मिशन सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि डिया के फादर उसका दोस्त है और वो कम्प्लीटली उसकी हेल्प करना चाहता है। वो लू से कहता है कि अगर उसने ये मिशन रिफ्यूज़ किया तो फिर वो खुद वहाँ जाएगा, लेकिन उसके पास इतना माना नहीं है कि वो टाइम पर वहाँ पहुँच सके। फिर सियान इंजर्ड मैसेंजर की तरफ इशारा करता है और बताता है कि ये आदमी डिया की टेरिटरी से 3 दिन पहले निकला था, मतलब अब तक वॉर शुरू भी हो चुकी होगी। वो कहता है कि सिर्फ लू ही टाइम पर वहाँ पहुँच सकता है, डिया को बचा सकता है, लेकिन अगर वो मिशन नहीं लेना चाहता तो सियान उसकी चॉइस समझेगा। लू जानता है कि एक असैसिन होने के नाते उसे ये मिशन रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, लेकिन बात उस लड़की की थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, इसलिए वो सब कुछ रिस्क करने के लिए रेडी था। वो अपने फादर से कहता है कि डिया को वो ज़रूर बचाएगा। ये सुनकर सियान भी खुश हो जाता है। सियान फिर बताता है कि पुराने टाइम में उसने भी अरसे के लिए अपनी फैमिली कोड को तोड़ दिया था, जो कोइंसिडेंस डिया की फैमिली से बिलोंग करती थी। ये सुनते ही लू शॉक हो जाता है। तब सियान रिवील करता है कि डिया असल में उनकी डिस्टेंस कज़न है और इसी वजह से दोनों के हेयर कलर मैच करते हैं, लेकिन क्योंकि वो नोबल्स हैं उनके लिए फैमिली रिलेशंस मैटर नहीं करते। ये सब सुनते ही तुरंत लू मिशन के लिए रेडी हो जाता है। तब टाट भी कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। लू उसे समझाता है कि 300 किलोमीटर दूर तक उसकी साथ स्पीड मेंटेन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन टाट ऑलरेडी ये बात जानती थी। वो कहती है कि वो बस जर्नी के एक पार्ट तक लू को कैरी करेगी ताकि लू अपना स्टेमिना कुछ टाइम के लिए बचा सके। लू उसकी हेल्प एक्सेप्ट कर लेता है। फिर टाट विंड मैजिक यूज कर उनके सामने एक बहुत ही स्पेशल बैरियर क्रिएट कर देती है जो एयर रेजिस्टेंट को नेगेट करता है। साथ ही वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से लू को ऑटोमेटिकली हाई स्पीड से ड्रैग होने लगता है। इसी ट्रिक से वो लू को बिना एनर्जी वेस्ट किए मैसिव डिस्टेंस को कवर करवा देती है। लेकिन इस प्रोसेस में टाट का माना और स्टेमिना डेंजरस लेवल पर कंज्यूम हो रहा होता है, लेकिन वो रुकती नहीं। उसे याद आता है कि लू ने कभी उसे इसलिए बचाया था ताकि वो उसका माना यूज कर सके और अब फाइनली उसका काम आने का चांस है। टाट अपनी लिमिट्स के बाहर पुश करती है और लू को उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा दूर तक लेकर जाती है, लेकिन एंड में उसका स्पेल ब्रेक हो जाता है और पावरफुल विंड प्रेशर की वजह से वो पीछे की तरफ उछलकर गिर जाती है। लू तुरंत उसे कैच कर देता है और सेफली लैंड करवाता है। टाट उदास होकर कहती है कि अब वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी, लेकिन लू उसे रियश्योर करता है कि उसने ऑलरेडी बहुत बड़ी हेल्प कर चुकी है। फिर टाट उसे एक प्रॉमिस करने को कहती है कि वो डिया को लेकर सेफली घर वापस लौटेगा। लू उसे प्रॉमिस करता है कि वो दोनों जरूर लौटेंगे और फिर बिना रुके वो आगे बढ़ जाता है। रात होते होते लू डिया के घर पहुंचने जाता है। वहां सिचुएशन देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं। डिया की फैमिली में सिर्फ 200 सोल्जर थे और एनिमीज में 1500 और एनिमी आर्मी में काफी सारे मैजिक यूजर भी मौजूद थे। लू को ये काफी स्ट्रेंज लगता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि डिया गन्स यूज करना जानती है और शायद वही सोल्जर्स को सपोर्ट कर एनिमीज को भी रोक पाई है। इसी मोमेंट पर लू के दिमाग में एक डेंजरस प्लान आता है। वो तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल निकालता है और एनिमी आर्मी के सबसे पावरफुल मैजिक यूजर को एलिमिनेट करना शुरू कर देता है। अचानक सोल्जर पैनिक करने लगते हैं क्योंकि उनके सबसे पावरफुल मैजिक यूजर्स बिना कुछ कहे दूर से शूट हो रहे हैं, लेकिन गनफायर से वो ऑलरेडी फेमिलियर थे, इसलिए वो क्रॉसबो से लू पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लू इजीली उन अटैक को डॉज कर देता है। फिर वो विंड मैजिक यूज कर सोल्जर की बातें सुनता है। तब उसे पता चलता है कि एनिमीज बहुत पैनिक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके अलावा भी सामने वाले फील्ड पर कोई गनस्लिंगर है। लू इसी केओस को और बढ़ाने का डिसाइड करता है। वो स्पेशल क्रिस्टल बॉल निकालता है जिनमें फायर, विंड और अर्थ माना परफेक्टली बैलेंस कॉम्बिनेशन में थे। फिर वो उन क्रिस्टल बॉल को साइलेंटली बो से एनिमी पर फायर कर देता है। जैसे ही वो ग्राउंड पर गिरते हैं, मैसिव एक्सप्लोजन पूरे बैटलफील्ड को हिला देता है। हर तरफ डेडली शार्पनर उड़ने लगते हैं और सोल्जर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच लू की नजर मेंशन की विंडो पर खड़ी हुई दिया पर पड़ती है जो गार्ड ड्यूटी कर रही होती है और एनिमीज को पैनिक में देखते ही डिया के सोल्जर्स फुल फोर्स में बैटल ज्वाइन कर देते हैं। लू उन्हें सारा अटेंशन अट्रैक्ट करने देता है जबकि वो खुद छुपकर मेंशन के और करीब पहुंचता है।
अंदर घुसते वक़्त उसे एक फीमेल सोल्जर की डेड बॉडी मिलती है और वो उसे अपना डिकॉय बनाने का डिसाइड करता है। लेकिन उससे पहले वो मैजिक यूज़ कर कर मेंशन के अंदर का एक सेफ रूट ढूँढता है। जल्दी उसे एक ऐसा पैसेज मिल जाता है जहाँ कोई गार्ड्स नहीं थे। उसी रास्ते को वो डायरेक्टली डिया के रूम तक पहुँच जाता है, जहाँ डिया अपने फादर के साथ वेट कर रही होती है। जैसे ही डिया की नज़र लू पर पड़ती है, वो सीधा भागते हुए उसकी बाहों में आ जाती है और इमोशनल होकर कहती है कि उसे पता था कि लू उसे बचाने ज़रूर आएगा। उसके बाद डिया के फादर आगे बढ़ते हैं और लू का वेलकम करते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो डिया को सेफ जगह लेकर जाएगा। साथ ही हल्का सा टीज़ भी करते हैं कि कैसे काश उन्हें अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से मिलने का पहले मौका मिला होता। ये सुनकर डिया तुरंत एम्बैरेस हो जाती है, लेकिन उसके फादर जानते हैं कि अब मज़ाक का टाइम नहीं है। वो बताते हैं असल में उन्होंने सरेंडर करने का प्लान भी बना लिया था, लेकिन उनके सोल्जर्स को जब इसका पता चला तो उन्हें इसी रूम में लॉक कर दिया गया ताकि वो डिया को प्रोटेक्ट कर सकें। लू फिर उनसे पूछता है कि उनका क्या प्लान है। डिया के फादर बताते हैं कि वो बैटलफील्ड में जाकर एक मैसिव रैम्पेज क्रिएट करेंगे ताकि सारे एनिमीज का अटेंशन उधर आ जाए। इससे उन्हें उनके एलाइज को सेफली एस्केप कराने का टाइम भी मिल जाएगा और ऐसे ही वो बैटल से निकल सकते हैं सेफली। फिर फ्यूचर में वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रेबल के अगेंस्ट काउंटर अटैक लॉन्च करेंगे और किंगडम वापस ले लेंगे। लू को उनका प्लान पसंद आता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि रूम में आग लगा दी जाएगी और दुनिया को बता दिया जाएगा कि दिया ने खुद को जला दिया, क्योंकि और ब्लडशेड होना उनके लिए अनफेवरेबल रहेगा। उसके बाद लू फीमेल सोल्जर की डेड बॉडी को एज अ डिकॉय की तरह सेट करवा देता है और डिया से कहता है कि विंडो से जोर जोर कर चिल्लाकर सभी लोगों को उसकी मौत के बारे में बता दे और वो ये बता दे कि वो जीना नहीं चाहती। डिया उसकी बात मान लेती है और विंडो खोल देती है, लेकिन जैसे ही वो फेक सुसाइड मैसेज देने वाली होती है, लू को अचानक एक अजीब फीलिंग आती है, वही सेंसेशन जो उसने अपने प्रीवियस लाइफ में फाइटर जेट अटैक से पहले फील की थी। तुरंत उसे समझ आता है कि कुछ बहुत डेंजरस उनकी तरफ आ रहा है। लू अपने मैजिक आइज से पूरा एरिया स्कैन करता है, मीलों दूर तक खड़े हुए डेंजर को ब्रीफली लोकेट करता है। अगले ही सेकंड एनिमी उनकी तरफ एक जाइगेंटिक स्पीयर थ्रो करता है जो रास्ते में चलते हुए बस मौत ही ला रहा होता है। लू बिना एक सेकंड वेस्ट किए दिया को जोर से नीचे धकेल देता है अटैक रोकने के लिए और अपनी पॉकेट से सीक्रेट अटैक थ्रो करता है। लेकिन शॉक की बात तो ये थी कि इतना पावरफुल एक्सप्लोजन होने के बाद भी स्पीयर की स्पीड जरा से भी कम नहीं होती, बल्कि वो पूरा रूम डिस्ट्रॉय करता हुआ उनके सामने हवा में रुक जाता है। और ये टेरिफाइंग सीन देखकर लू और दिया दोनों शॉक में जम जाते हैं। और सच में गाइस ये सीन काफी टेरिफाइंग होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या लू दिया को बचा पाएगा और उसके साथ एक नई फैमिली शुरू कर पाएगा, या डिया और लू का आज आखिरी दिन होगा जहां वो अपने प्यार के चक्कर में मारे जाएंगे, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे पर अभी को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो का लाइक गेम 1000 लाइक को हिट कीजिए, जिसके बाद हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम और कोई नया एनिमे एक्सप्लेन करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर हो सके तो आप हमारी वीडियोज़ को हाइप भी कर सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन के बगल में ही पाया जाएगा, ताकि हम हमारे वीडियोज़ को और अच्छी तरीके से नए नए एनिमे लवर्स तक पहुँचा पाएँ और हमारी रीच भी बढ़ जाए। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के मेंबर बनना कंसीडर कीजिए, जिसमें आपको बहुत सारे मेंबर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और हाँ, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।